हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? सब बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, आशीष जी को नमस्कार, राशिद खान जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार मैडम, नमस्कार तरुणदीप जी नमस्कार, राजेश कुमार जी आ गए हैं और के नागियान सत्येंद्र भाई साहब नमस्कार, प्रदीप कुमार जी को नमस्कार, आशीष जी, अरुण नेगी जी, और अभी सब लोग हमारे पास जो है, हम अपने सुपर हीरो जो है अभी ललित। अभी सर मैं जरा एक मेरे पास फोन आ रहा है। मैं दूंगा ना, आप मम्मा के पास हो जाना, ठीक है ना? मैं थोड़ा काम करके आऊंगा ना, है ना? आप मम्मा से के पास हो जाना। हाँ हाँ, फिर मैं आपके पास हो जाऊंगा। आज कुछ लोगों को समस्या हो रही है क्या? कुछ आपके पास फोन आए तो आप हेल्प कर दीजिएगा लोगों की लॉगिन करने में। अभी मेरे पास एक फोन आया था ललित जी का, वो कह रहे थे कुछ समस्या आ रही है। अगर आपके पास आए तो आपने वही वाला लिंक प्रेस किया है ना जैसे आमतौर पे करते हैं अमित जी? नॉर्मल लिंक ही तो किया है ना? मैं एक बार और लिंक भेज देता हूँ, राइट? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से आमतौर पे जो अटेंडेंस। हाँ अमित जी बताइए, फीडबैक दीजिए। अमित जी पहले मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, फिर आप खोल के बोल दीजिएगा। हाँ अमित जी प्लीज। हाँ राजकुमार सामोता जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजकुमार सामोता। मैं तो यही बोल रहा हूँ सर, लिंक तो सही ओपन हो रहा है। लिंक सही ओपन हो रहा है ना? चलिए ठीक है। हाँ। और सीकर के क्या हाल चाल है? हालचाल बढ़िया है, बारिश हो गई, थोड़ी ठंडक हो गई। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। गर्मी से राहत मिली है थोड़ी। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दीपक सैनी जी आ गए हैं। अभी सर एक फोन और आ रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी लिंक में प्रॉब्लम है। हाँ सर लिंक ओपन हो रहा है सबका, मैं दोबारा भेज रहा हूं आपके पास। सर आप अपने जो जानकार हैं उनको थोड़ा हेल्प कर दीजिए, कुछ लोगों को लिंक ओपन होने में दिक्कत आ रही है। ये आज का जो नया लिंक है, आज वो पुराने वाला लिंक नहीं है, आज का नया लिंक है, आज का लिंक नया है, राइट? आज पासवर्ड बदला है तो नया लिंक है। सर थोड़ा सा मैं बीच में बोलना चाहूँगा, जो लोग हेलो। हाँ जी सर बताइए। सर जो लोग वो ज्वाइन करने में असमर्थ हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, जूम को ऐप को द्वारा उनको अपडेट करना पड़ेगा, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा, सभी लोगों को दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लिंक के द्वारा, उनको अपडेट करने की जरूरत है अपने आप को। अच्छा, मतलब जूम को अपडेट करने में पोखरियाल जी का भी फोन आ रहा है, आज शायद दिक्कत है ही। हाँ, उनसे बोलिए अपडेट करने की जरूरत है। चलिए आप भी अपने लोगों को बोल सकते हैं सर, फोन करके एक बार ना। ठीक। क्या हुआ?
आओ, अखबार ले गए? अरे अंदर से उठा लाना। चलिए, आज कुछ समस्या लग रही है, नहीं तो इस समय तक हमारे पास संख्या बढ़ जाती है, 9 बजे तक हमारी संख्या हो जाती है 50+। राइट, आज दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा और समय लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जीके हैं, जीके के नाम से आ रहा है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सर कुछ कहना चाहते हैं? मैंने आपको म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया है। सर निवेदन ये है कि आप लोग जो है अपने जो साथी लोग हैं उनको जरा उनको भी फोन करके हेल्प कर दीजिए इस चीज में। आपने उसको रीलोड करने को बोला था, क्या करने को बोला था? अपडेट करने को? अपडेट करने के लिए बोला था सर। अच्छा, अपडेट करने के लिए मैं इसमें मैसेज डाल देता हूँ, प्लीज अपडेट जूम में ना। मैं डाल देता हूँ सर, है ना? हाँ, ठीक। हेलो सर, वीडियो नहीं चल रही है? नहीं मैंने अभी वीडियो चलाई नहीं हुई सर। ओके ओके सर, ओके। हाँ, मैंने वीडियो नहीं चलाई, मैं वीडियो चला देता हूँ। मैंने मैसेज में तो लिख दिया है, प्लीज अपडेट जूम एप्लीकेशन इफ हैविंग डिफिकल्टी इन लॉगिन। राइट, तो धीमे धीमे करके, अभी संदीप जी भी नहीं आए ना? आ गया सर। आगे आगे चलो, ये टीम में बता दो, जिनको दिक्कत आ रही है फोन करके ही बता सकते हो, हमको थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि उस हिसाब से ना सब लोगों को काफी सारे फोन आ रहे हैं। ठीक है सर। है ना? हाँ, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके सब लोगों को मैसेज कर लो कि ये जो है उसको अपडेट कर लेंगे, जिससे कि वैसे अब संख्या बढ़ रही है लेकिन थोड़ी धीमे बढ़ रही है। अभी तक जो है वी शुड हैव क्रॉस्ड 70। सभी के मैसेज आ रहे हैं, इसी चक्कर में आ रहे हैं। और देखता हूँ क्या क्या आया है। मल्होत्रा जी, पीपी सर आ गया क्या? प्रेमपाल सर, मुझे लगता है हमारे हीरो भी नहीं आए आज तो अभी तक। मैं कॉल करके देखता हूँ, आज दिक्कत हो ही रही है। हाँ प्रेमपाल सर, टेस्टिमोनियल ले लो सर तब तक। हाँ अभी टेस्टिमोनियल लेते हैं। हाँ सर, जिनके टेस्टिमोनियल्स हों वो, जब तक हम हमारी टीम जो है धीरे धीरे करके आ रही है, बढ़ रही है, किसी के टेस्टिमोनियल्स हों प्लीज हैंड रेज करके टेस्टिमोनियल हम शेयर करते हैं। प्लीज हैंड रेज कीजिए तो मैं उसको, उसी व्यक्ति को अनम्यूट कर दूंगा। संदीप जी, आप जरा टेस्टिमोनियल्स वाला सिस्टम चालू करें, मेरे पास काफी फोन आ रहे हैं।
हेलो, हाँ संदीप जी, हेलो। हेलो। हाँ अमित सर। है संदीप जी, कोस्ट बना दो आप। हाँ, मैं को होस्ट बना रहा हूँ, लेकिन संदीप जी एक बार हैंड रेस कीजिए। संदीप जी हैंड रेस कीजिए। सर हरी सर। अभी रुको संदीप। संदीप, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। संदीप जी मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए, जब तक ये सब चीजें सेटल होती हैं तब तक कोई व्यक्ति है जो अपना टेस्टिमोनी देना चाहेगा? एनी टेस्टिमोनीज? जी संजय भैया। हाँ जी, टेस्टिमोनी है कोई आपके पास? रवि भैया टेस्टिमोनी देना चाहेंगे? हाँ जी भैया, मैं मतलब टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक अच्छा टेस्टिमनी तो मेरे घर में भी है। परिचय दीजिए अपना। डेफिनेटली, मेरा नाम रविकांत है दोस्तों। नमस्कार सभी लोगों को। और मैं हरिद्वार से बिलोंग वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ओके ओके, मुझे एक्चुअली क्या है, घर में एक लाइट एक जगह नहीं थी, मैं आ गया। ठीक है सर। वीडियो ऑन कर लीजिए। नाउ am I visible? यस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। संजय भैया, am I visible? यस यस ऑफ कोर्स। Okay, हाँ, thank you. गो अहेड। So हाँ, तो जो टेस्टिमोनियल मिला है सर, वो टेस्टिमोनियल हमें मिला, मेरे मदर को मिला है। और जब ये मशीन हमने ली थी तो दिसंबर एंड की बात थी कि मेरी मदर जो थी, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। उनको 2 बार अटैक हुए थे ठंड के। शी वाज शिवरिंग, जबरदस्त तरीके से उनको पड़े थे ठंड के, तो जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया। वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स थी करीब 15-16 सालों से। उनको थायराइड की प्रॉब्लम, स्टेमिना बहुत डाउन, और इम्यून सिस्टम से काफी नीचे वो थी वहां पे। उस टाइम पर हम लोग ये टेंशन में आ गए थे कि अब ये इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है, जिनकी एज अभी 67 इयर्स के अराउंड चल रही है, तो कैसे इनको रिकवर किया जाएगा? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप अपने घर पे इनको ले जाइए और हेल्दी टू हेल्दी जो भी फूड्स हैं आप वो खिलाना शुरू कीजिए, शी विल बी रिकवर, वो हो जाएंगी। लेकिन हमें कुछ लग रहा था कि इतनी जल्दी रिकवर। सेम टाइम संजय भैया का और गुरजिंदर जी का घर पर आना हुआ, और उन लोगों के साथ जब डिस्कशन हुआ तो इस चीज के ऊपर फोकस बढ़ा। मैं सभी लोग बैठे, और जब इस मशीन की इम्पोर्टेंस को और ज्यादा हाईलाइटली उन्होंने जब समझाया, तो एट द सेम टाइम इमीडिएटली आफ्टर द 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद वही फाइनल हुआ, और चेक साइन करके और जनवरी के लिए हमने मशीन ऑर्डर कर दी। और जनवरी से मदर ने पानी पीना शुरू किया, और आज की पोजीशन ये है कि हम 4th माले पर रहते हैं, 4थे माले पर, और हमारी लिफ्ट कभी कभी क्या होता है, खराब हो जाती है। तो उस टाइम पर मेरी मदर खुद नीचे जाना और ऊपर आना वो करती हैं, ऊपर बागवानी करती हैं, घर का काम करती हैं। जो बंदी वहां मतलब उनको अपने बेड से उठना उस टाइम पर इतना मुश्किल हो चुका था कि बेड था, एनर्जी लेवल डाउन हो चुका था। शुगर की दवाई खा रही थी, नहीं लेती हैं। थायराइड की दवा खाती, अब वो नहीं ले रही हैं। और काफी हद तक वो इस वक्त अपने पूरे चीजों को ये फील कर रही है कि मुझे इस वक्त बहुत एनर्जी लेवल है। तो शी हैज बीन टोटली रिकवर्ड, और बहुत सारी चीजों से मेरे फादर को फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ। तो ये मेरे घर का ही एक टेस्टिमोनियल पार्ट है, और जिसको मैं सभी जगह पर जरूर शेयर करता हूँ। जी संजय भैया। हेलो संजय भैया, am I audible?
हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज मुझे तो आ रही है संजय भैया। ओके ओके, हाँ आ रही है। अच्छा, एक मेरे फ्रेंड है, उनको भी मैंने ये पानी जब देना शुरू करा था तो उनको रसौली थी उनके वाइफ के, और उनको जब रिपोर्ट में रसौली आया, उन्होंने ये पानी मेरे से पीना जब शुरू करा, ये पर्पस नहीं था उनका कि उनको रसौली में प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली वो इम्यून सिस्टम के लिए पीना चाह रही थी। तो वो पानी लेते गए और उनको अचानक से एक दिन रिपोर्ट जब कराई तो उसमें उनका फाइब्रॉइड नहीं आया, मतलब रसौली उनके उस रिपोर्ट में नहीं आई। तो वो शॉक थी कि ये अचानक से गायब कैसे हो गई। तब मैंने उनके साथ में डिस्कस करा तो उनको लगा कि ये कैसे हुआ। तो पानी जो उन्होंने 2 महीने पिया, उस 2 महीने के पानी में उनका रसौली निकल गया था। जी ओके, थैंक यू संजय भैया। थैंक यू रवि सर, आपने अपना बहुत ही अच्छा टेस्टिमनी हमारे बीच में। जी थैंक यू संदीप जी। सर आगे क्या आप? हेलो, ठीक है सर, ठीक है, बस मैं 2 मिनट में चालू करवाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए सर, मैं समझता हूं कि हमारे पास अभी काफी समय हो चुका है। सभी लोग सुन पा रहे हैं? यस लिख के चैट पे यस लिख सकते हैं, चैट पर यस लिख के या वाई लिख के मेरे को बताएं कि आवाज क्लियर आ रही है। ओके सर। ओके, हाँ जी, चलिए ठीक है। अब हम लोग जो है वी आर रेडी टू स्टार्ट। हमारे जो हीरो हैं आज के वो हमारे बीच में आ चुके हैं। पीपी सर, आप प्लीज हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। डिजिटल वाला हैंड रेज कर दीजिए सर चैट में जाके, या चलिए मैं आपको, या अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। पीपी सर अनम्यूट कर लीजिए। आज बहुत जबरदस्त हमारा सेशन, यस प्रेमपाल जी आ चुके हैं। प्रेमपाल जी को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। प्रेमपाल जी से हमारा परिचय करीब 4 साल पुराना है, राइट? और उस समय सर जो है इंडियन आर्मी में थे, आगरा में कैंटोनमेंट में ही वॉज ए पैराट्रूपर, और जो है उस समय से बहुत बड़े ड्रीमर रहे हैं। और फिर ये अपॉर्चुनिटी आई, सर ने इतनी जबरदस्त ग्रैब की। आज की डेट में सर ही बताएंगे किस किस तरह से उनका जो स्ट्रगल और ये सब चीजें हैं। तो ही इज अ वेरी बिग मोटिवेटर, पूरा ऊर्जावान व्यक्ति हैं। और उन्होंने इस 2 साल की जर्नी में जो एक सबसे जबरदस्त यहाँ का मुकाम होता है 6A का, वो हासिल किया है। बहुत जल्दी पेंशन 6A 2-3 और आगे की जो ग्रोथ सर लेने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना बिताते हुए, क्योंकि हम ऑलरेडी आज जूम के कुछ दिक्कत की वजह से हम ऑलरेडी आज लेट हो चुके हैं। तो प्रेमपाल जी, मैं आपको सबसे पहले आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ सर, राइट? को होस्ट, आप को होस्ट हैं और मैं आपको अनम्यूट भी कर रहा हूं। चलिए सभी लोगों का स्वागत है। और अब जो है हम, प्रेमपाल जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, यहाँ से शायद दिक्कत हो रही है। ओके सर, ओके सर, ओवर टू पीपी सर, वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सर ने मुझे आज परसों नरसों मुझे बताया था कि पीपी जी आपको कुछ अपनी लाइफ की जो कैंगन की जर्नी है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करें। ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको सुना पाऊं, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या मुझे कुछ दिक्कतें हो रही है, मैं कैंगन में काम कैसे कर पाऊं, तो उसको थोड़ा सा एक मार्गदर्शन हो सकता है। अन्यथा मैं तो अभी एक कैंगन का एक बिल्कुल छोटा सा सिपाही हूँ, और अभी मेरी तो कैंगन की जर्नी अभी तो स्टार्ट हुई है सर। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी तो जान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो सर 6A को क्रॉस किया है, अभी तो पूरा का पूरा सर 6A- बाकी है, 6A-7 बाकी है। तो आप लोग
को मैं सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संजय नागयान जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल पाऊं आप सभी लोगों के सामने। तो दोस्तों, छोटा सा मेरा परिचय है। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है सर, आप बिल्कुल आ रही है सर, गो अहेड। ओके सर, मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। छोटे से बोले तो बहुत देहात का गांव है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, खैर तहसील, टप्पल मेरा पुलिस स्टेशन पड़ता है, उसके पास एक मालव मेरा गांव है। उस गांव में आज से लगभग ये मान लीजिए कि 15 साल पहले तक फोन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे और लैंडलाइन भी फोन नहीं थे। तो उस गांव से मेरी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुई। बचपन से मुझे एक शौक था, मैं सिंगर था निचले स्तर का, यानी कि गांव के लेवल में जो हम सिंगिंग करते हैं उसमें मेरे दादाजी अपने जमाने के बहुत अच्छे सिंगर रहे, तो उन्होंने मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें करने, तो मेरे पापा जी को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। मेरे पापा जी चाहते थे कि हम लोग पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे पापा की जो एजुकेशन थी जीरो थी। मेरे पापा ने कभी भी अपने हाथ से सिग्नेचर भी नहीं किया और हम लोग बिल्कुल एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते थे। हम 4 भाई हैं और मम्मी पापा दादा, और हम पूरा एक कमेंट फैमिली में रहते थे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ, बिकॉज हमारे गांव में एक बड़ा एक अच्छा एक टैलेंट था, हमारे गांव में कुछ जुनूनी लोग रहते थे, यानी कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में आर्मी पर्सन रहते हैं, फौजी बहुत ज्यादा हैं हमारे गांव में। आपको हर तीसरे घर में एक नया फौजी मिल जाएगा, उसके घर में भी 2-2 3-3 फौजी मिल जाएंगे। तो बचपन से ही एक चीज लगी हुई थी कि बड़ा होकर के कुछ ऐसा करना है कि हमें आर्मी में पहुंच जाए। जिंदगी चली, स्टार्ट हुआ सर 5वीं क्लास 6वीं क्लास में गाना स्टार्ट कर लिया। दादाजी मुझे गाने की तरफ फोकस कराते थे और पिताजी मुझे पढ़ाई की तरफ फोकस कराते थे। इस बीच ना मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा था, ना मैं इस बीच बहुत अच्छे से मैं गाना गा पा रहा था या अपनी उसको सिंगिंग को टाइम दे पा रहा था। और ऐसे तैसे लेते देते सर मैं हाई स्कूल में पहुंच गया। तो संजय सर, जब हाई स्कूल में पहुंचा तो बदकिस्मती से मैं हाई स्कूल में फेल हो गया। भाई वाह। और जब मैं हाई स्कूल में फेल हुआ तो मेरे पापा का जो डाउट था वो कंफर्म हो गया और उन्होंने मुझसे मतलब बहुत अच्छे शब्द नहीं कहे और उन्होंने फिर मुझसे बहुत ज्यादा बात करना स्टार्ट बंद कर दिया। और फाइनली उन्होंने बोला, भाई तुम्हें तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें करना है करो, तुमने ना तो तुम इधर के ना तुम उधर के। तो सर मैंने फिर संस्कृत विद्यालय से फिर मैंने स्टार्ट करी कि यहाँ से मुझे लगता है मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो मैं जेवर करके एक जेवर कस्बा पड़ता है, वहां पर मैंने संस्कृत विद्यालय से स्टार्ट करी पढ़ाई। और दोबारा से मैंने हाई स्कूल का इसे क्या नाम है, फिर दोबारा से मैंने एग्जाम दिया तो संस्कृत विद्यालय से भी, और दोबारा से उसी स्कूल में मैंने हाई स्कूल का एग्जाम दिया। तो हाई स्कूल में मैं सर लगभग हमने 32 लड़कों ने अपने गाँव से एग्जाम दिए थे, जिसमें से हम 3 लड़के पास हुए। और सर मेरी जो डिग्री थी, मुझे कहते हुए बहुत फक्र होता है, मैं 3rd डिवीजन पास हुआ। 3rd डिवीजन पास होकर के हाई स्कूल, और मुझे उस समय पर जैसे मेरी हाई स्कूल की रिजल्ट आया उसके तीसरे महीने में ही भर्ती थी आगरा में, और मैं सर आगरा में भर्ती देखने के लिए आया। तो पहली बार मैंने आगरा देखा था, और जब मैं भर्ती देखने के लिए आया था तो मेरी जेब में लगभग 70 रुपए थे। आज भी मुझे याद है मेरी जेब में 70 रुपए थे, जिसमें से मुझे किराया भाड़ा खाना पीना सब कुछ करना था, और पैरों में चप्पल थी। जब हम दौड़े तो दौड़ने के साथ मेरे पास जूते नहीं थे, तो मैं बगैर जूतों के जीत सिंह स्टेडियम में दौड़ा था। तो मेरे बहुत सारे गोखरू लग गए थे पैरों में, मतलब पैर एकदम, उस दिन से ही मुझे कुछ लगने लगा था कि यार कुछ ना कुछ जिंदगी में करना, तो ये सारी चीजें एक जिंदगी का हिस्सा है। सर आर्मी में मैं 15 फरवरी 2002 को एज ए सोल्जर मैं ज्वाइन हुआ। मैं ट्रेनिंग के लिए पुणे बीजी किरकी पुणे गया, और पुणे में जाकर के आप मेरे साथ में आगरा से मिस्टर मुकेश हैं जो आज मेरे साथ कैंगन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग सब इकट्ठा होकर के कैंट से हम पहुंचे सर पुणे में, अपनी आर्मी की पूरी ट्रेनिंग की। और आर्मी की जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो पहले 1 महीने के अंदर ही हमारा आर्मी का भूत उतर गया।
और हमने रटनी लगा दी कि अब आर्मी की जॉब नहीं करनी। तो सर घर में ना कोई टेलीफोन का जरिया था, ना कोई कॉल करने का जरिया, तो अपना दुख चिट्ठी के द्वारा भेजते थे और घर से उसका रिप्लाई आता था। तब तक हमारा दर्द वर्द सब खत्म हो जाता था, तब तक चिट्ठी की रिप्लाई आती थी, तब तक सारी कोई और तीसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। ये सर दौर मेरा चला लगभग 6 महीने में। आज भी मुझे याद है लगभग मेरी 186 चिट्ठियां आई थी और 186 चिट्ठियां मैंने आज भी अपने पास रखी हुई हैं। तो जैसे मेरी शादी ये अपनी जॉब लगी 15 फरवरी 2002 में, तो गांव में आपको पता ही है सर कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे फांसी क्यों ना लग जाए, उसके पीछे पुलिस की तरह लोग लग जाते हैं शादी के लिए। तो 22 फरवरी 2004 में मेरी शादी हो गई, यानी कि 16 साल 2.5 महीने का मैं भर्ती हुआ और लगभग 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मेरी घर वालों ने शादी कर दी। और शादी में मुझे सर एक स्प्लेंडर बाइक मिली, जो मुझे लगता था कि मुझे हवाई जहाज मिल गया। और जब मैं आर्मी में जब पहली मेरी सैलरी आई, तो सर मुझे आज भी याद है मेरी पहली सैलरी 3300 रुपए थी और 3300 रुपए में से 100 रुपए मैंने अपने घर पे भेजे और वो आज भी पूजा के स्थान पर रखे हुए कि ये मेरी पहली सैलरी है। तो यहाँ पर जब मेरी 3300 रुपए की सैलरी आई, तो यहाँ पर मैं ना एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो मैं चाहूंगा कि आप हैंड ग्रेज करके या जो भी आप मुझे संबोधित करेंगे। एक बार एक व्यक्ति होता है और वो एक एक्सपेरिमेंट करता है 2 मेंढक के ऊपर। 2 मेंढक लेता है, एक मेंढक को उबलते हुए पानी में छोड़ता है। सर जैसे ही उबलते हुए पानी में छोड़ता है, मेंढक उसके अंदर जंप करता है और जंप करते तुरंत बाहर आ जाता है, तुरंत विद इन ए सेकंड वो जंप करके बाहर आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? उसने क्या किया, उसे फिर पकड़ा और दोबारा से फिर उसके अंदर डाला, उसने तुरंत जंप मारी और बहुत दूर जाकर के बाहर निकल गया। फिर उसने क्या किया कि दूसरे मेंढक को लिया और दूसरे मेंढक को एक नॉर्मल टेम्परेचर, जो वातावरण का टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर वाले पानी के अंदर उसने मेंढक को छोड़ दिया। अब मेंढक को तो आनंद आया, अरे ये तो बहुत स्वच्छ पानी है, अच्छा पानी है, उसको आनंद आया। वहां पर उसने क्या किया, उस लड़के ने थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद में उस पति प्रेमपाल सर, 10 डिग्री तो मेरे को थोड़ा सा कुछ प्रेमपाल सर अटपटा महसूस हुआ। जी सर। सर आपको अपनी वीडियो बंद करनी पड़ेगी, आपको भी बैंडविड्थ वाली प्रॉब्लम आ रही है सर। ओके मैं कर देता हूँ सर। हाँ जी प्रेमपाल जी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो के साथ ही बनाए, मजा नहीं आएगा सर बिना वीडियो के। चलो प्रेमपाल जी कर लीजिए, फिर दोबारा खोल लीजिए, मजा तो आएगा नहीं, लेकिन अब क्या करें, आवाज भी नहीं आ रही ना। चलिए मैं सर दूसरा नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ। नहीं नहीं ठीक हो रहा है सर, बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू रखिए। चलिए तो सर जब उसने 10 डिग्री, अभी आ रही है सर, आवाज आ रही है अभी? आ रही है सर। तो सर 10 डिग्री टेम्परेचर जब उस व्यक्ति ने किया तो मेंढक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और जैसे उसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई उसने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट किया, मतलब कोई बात नहीं है देखते हैं। उसने थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद क्या किया, उसने 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि 20 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। अब मेंढक को थोड़ा सा अटपटा और लगा, उसने क्या किया, थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, उसने सर टेम्परेचर बढ़ा करके उसको 50 डिग्री कर दिया। जब उसने 50 डिग्री टेम्परेचर किया तो उसको बहुत अजीब लगा और उसकी आंखें बाहर आने लगी, उसके हाथ लेफ्ट राइट होने लगे, लेकिन फिर भी उसने एडजस्ट किया। और जब जैसे ही उसने उस पानी का टेम्परेचर 60 किया, वो मेंढक मर गया। तो उस मेंढक की कहानी मेरी स्टार्ट हुई। तो मुझे लगा कि घर पे मुझे 70 रुपए 100 रुपए जेब खर्च के लिए मिलते थे, तो ये तो मुझे 3300 रुपए मिले और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं तो एक सेना में भर्ती हूँ, एक गवर्नमेंट का एक सोल्जर हूँ। तो इस तरीके से जब 3300 रुपए मेरी जेब में आए तो मुझे लगा कि अब कुछ अच्छा होगा। सर जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, मेरी 22 फरवरी 2004 को मेरी शादी हो गई और शादी होते ही वो 3300 रुपए में से अब मैं 300 रुपए भी 500 रुपए भी नहीं बचा पा रहा था। और धीरे धीरे 1-1.5 साल 2 साल के अंदर मेरी सैलरी 3600, उसके बाद 5000, उसके बाद 6000, 8000 और सर 2007 में मेरे 2 बेटे हुए। एक बेटे का नाम कृष्णकांत है, एक बेटे का नाम जयकांत है।
और जैसे ही मेरा दोनों बेटे ऑपरेशन से पैदा हुए, उसके बाद सर मेरी वाइफ को एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई 2007 से माइग्रेन की। अब सर उस माइग्रेन ने मेरी जिंदगी को ये मान लीजिए सर नरक बनाना स्टार्ट कर दिया। जब शुरुआत थी तो मैं एमएच लेकर के गया 2007 से लेकर के 2008 तक मैं एमएच, फिर कमांड हॉस्पिटल, फिर बेस हॉस्पिटल। साथ के साथ उनका माइग्रेन इतना बढ़ने लगा मेरी वाइफ का कि माइग्रेन के साथ साथ उनको बीपी लो होने लगा, और इतना बीपी लो हो जाता था कि आए दिन 2010 में तो मुझे ऐसा आज भी याद है कि मैं हर हफ्ते में 2 बार मैं मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर के जाता था, और वहां पर वो ग्लूकोज चढ़ाते थे, और जैसे ही ग्लूकोज चढ़ाते थे वोब्रान वगैरह के इंजेक्शन देते थे, 3 दिन उनको एडमिट रहना पड़ता था। तो अब मैं ना ही तो मैं अपने बच्चों को देख पा रहा था, ना ही मैं अपनी जॉब को देख पा रहा था, और ना ही मैं अपने वाइफ को देख पा रहा था। तीनों तरफ से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। सब चल रहा था जैसे तैसे, सब बढ़िया तरीके से। अब इस तरीके से काफी टाइम हो गया, और होते होते 2009 में मुझे एक फिर मौका मिला कि अब कुछ बड़ा होगा जिंदगी में। 2009 में मुझे आर्मी की तरफ से फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला, यानी कि लेबनान कंट्री। लेबनान कंट्री आपके जस्ट इजराइल के पास में है, और वहां पर सेना जाती है। तो वहां पर जब हम शांति सेना के रूप में गए थे तो 6 महीने में वहां पर मुझे एक्स्ट्रा लगभग 40 से 48 हजार रुपए एक्स्ट्रा सैलरी मिली। तो लगभग 1 महीने का जो अराउंड 80 हजार रुपए मुझे महीने में वहां पर आने लगा। ये 2009 और 2010 की बात है सर। तो अब मुझे ऐसा लगा कि कुछ बड़ा होगा जिंदगी में सर। वहां से मैं टोटल 3.5 से 4 लाख रुपए बना करके लेके आया। तो उससे आते ही सर मैंने सबसे पहले, मेरा कच्चा घर था गांव में, उस घर को मैंने बनाया, और जो भी मेरे पापा के छोटे भाई या इनकी छोटी मोटी चीजें थी, उनको सारी चीजों को, छोटे भाइयों की शादी करी। और ऐसा करते करते सर मेरी जिंदगी में एक ऐसा टाइम आया कि एक मिस्टर विजय जो आर्मी से थे, उनकी भी ड्यूटी थी और मेरी भी ड्यूटी थी। और ये बात है सर संडे 2012। उन्होंने बोला भाई देख, दोपहर तक हमारी ड्यूटी है, आरपी एक होती है, तो आरपी एक ड्यूटी होती है। तो वहां से वो मुझे लेकर के ड्यूटी ऑफ करके 2 बजे बोला एक मीटिंग हो रही है और वहां पर तुम्हें चलना है, बहुत मजा आने वाला है। बोला भाई देखा सा अभी मैं ड्यूटी से उतरा हूँ और उसके बाद में कैसे। बोला कोई बात नहीं, मैं भी तो ड्यूटी से उतरा हूँ, तू चल, दे तेरा खाना पीना सब मैं होटल विटल में करवाऊंगा। उन्होंने सर मुझे ले जा करके एक सेमिनार में बैठा दिया, और उस सेमिनार में कम से कम अराउंड 250 से 300 लोग बैठे हुए थे। और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी कि आप यहाँ से लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, यहाँ पे ये होगा वहां होगा। और सर मेरा 500 रुपए दे करके वहां पर एक रजिस्ट्रेशन कर दिया, सॉरी 500 नहीं, 350 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन कर दिया। और मुझे एक 5,600 रुपए का, जिसमें मेरे पास 5,600 रुपए नहीं थे, उन्होंने कुछ पैसा करके बोला आधे मैं दे रहा हूँ, आधे तू बाद में मुझे दे देना, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल फैमिलियर थे। तो वहां से मेरी एक डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई 2012, और संडे का दिन था। तो वहां पर भी फिर मुझे एक आज बड़ी अच्छी एक स्टोरी याद आती है, जब मैं अपनी कैंगन की जर्नी को थोड़ा सा देखता हूँ। एक राजा होता है, और राजा ने एक बड़ा क्रूर टाइप का राजा होता है। वो रोजाना अपने कर्मचारियों से एक चीज बोलता है कि ये जो मेरा तालाब है, जो भी इसे पार कर देगा उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। बड़ी अच्छी खूबसूरत उनकी लड़की थी, तो सब लोग उसके चक्कर में आ जाते थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस तालाब के अंदर उसने मगरमच्छ, उसमें सांप, उसमें बिच्छू, बहुत सारे ऐसी चीजें उसने इन्वॉल्व कर रखी थी। तो जो भी उसमें से गुजरता था उसको वो मगरमच्छ वगैरह उसको खा लेते थे। अभी एक व्यक्ति उस तालाब को पार कर जाता है। अरे दूसरे दिन पूरे राज्य में डांडिया पिटवाया गया और उसको बुलाया गया, और राजा बड़ा भौचक्का रह गया, भाई ये कैसे कर सकता है। तो उसको बुलाया और जा करके उसको दरबार में जब सम्मानित करने के लिए उसको बिठाया, उससे बोला, राजा ने उससे पूछा कि भाई तुमने ये सारी चीजें कैसे करी, आप में इतनी ताकत, आप में हौसला किस चीज को देख करके आया। तो वहां पर वो व्यक्ति एक चीज बोलता है, सर शादी, हौसला, ताकत ये तो सारी बाद की बातें हैं, पहले मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस तालाब के अंदर धकेला।
इस तालाब के अंदर किस व्यक्ति ने मुझे धक्का मारा, उस व्यक्ति का नाम मुझे बताइए। तो सर वो तालाब जो था, डायरेक्ट सेलिंग का जो तालाब था, मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग नाम की एक कंसेप्ट के बारे में, एक बिजनेस के बारे में जो मुझे उसमें धकेला। और उस व्यक्ति को दूसरे परिणाम ये करता हूं कि मुझे उस कंसेप्ट में ज्वाइन कराने के बाद सर मैं सो गया था, मुझे 1 साल तक कंटिन्यूअस 1 साल तक उस व्यक्ति ने मुझे फॉलो किया। 2012 से लेकर के 2013 तक उन्होंने मुझे फॉलो किया, बाई फोन, बाई कॉल, बाई फिजिकली, कभी बैठ जाना, कभी फैमिली के साथ आ जाना, कभी पार्टी करना, कभी चाय पे बुलाना, इस तरीके से। तो मैं उनसे इतना कटने लगा था कि जब भी वो मुझे दिख जाते थे तो मैं 2 रास्ते से दूर निकल जाता था। बेसिकली वो मेरे से सीनियर थे, लेकिन फिर भी जैसे मुझे वो दिख जाते थे मैं दूर से निकल जाता था। उनका फोन आता था तो बच्चे को पकड़ा देता था, वाइफ को पकड़ा देता था, लेकिन मैं उनके सामने नहीं आना चाह रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और उस व्यक्ति ने धीरे 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 करते करते डायरेक्ट सेलिंग में, तब मुझे पता चला था कि सर कोई ड्रीम भी होता है, कोई सपने भी होते हैं। सच बताऊं दोस्तों, मुझे नहीं पता था ये ड्रीम क्या होता है, सपने क्या होता है। इतना पता था नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, वहां से एक घर बनेगा, एक कार होगी छोटी सी, एक बढ़िया सी फैमिली होगी और बस आनंद लेंगे। ये सारी चीजें हमारी सेना की सोच थी। और सेना में आज भी हमें ये सिखाया जाता है कि आप लोग सिविलियन से दूर रहना, क्योंकि वो लोग आप लोगों का माइंड वॉश करके आपका पैसा छुड़ा लेंगे। आपको आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा देंगे। ऐसे हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी कहीं ना कहीं चलती रहती थी कि सुबह शाम दोपहर यही लेक्चर चलता था। 2014 में जैसे मैंने काम स्टार्ट किया तो सर किस्मत जब आती है ना सर आड़े, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो वो कंपनी सर बंद हो गई। 2014 में कंपनी बंद हुई। अब सर हमारे पास अब वो चस्का लग चुका था कि अब कुछ बड़ा करना है, क्योंकि अब मैंने अपने घर में व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी A4 साइज की सीटें लेकर के अपने बेडरूम के सामने बड़ी स्लाइड, उसके ऊपर मैं कभी कार लगा रहा हूँ, कभी उसके ऊपर एक घर चिपका रहा हूँ, कभी। तो मेरे बच्चे मुझसे हर आए दिन ये चीज, अब देखो हमारी ये कार आने वाली है, ये देखो अभी जैसे डेट आती थी मैं उसको डेट को बढ़ा देता था। इस तरीके से मतलब मेरा घर वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। इसमें मुझे कभी भी, जब तक मैं जॉब था, मेरी वाइफ ने जब भी मैं कोई भी काम मतलब डायरेक्ट सेलिंग में काम स्टार्ट करता था, बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, प्लान के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो इतना सपोर्ट मिलता था, इतना सारी चीजें मिलती थी। यानी कि मेरी सबसे पहले मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट खड़ी होती थी। किसी भी चीज को मैं बिजनेस के लिए उतर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरी फैमिली खड़ी होती थी। कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, अब ये ड्यूटी से आए। मैं सर रात को 9 बजे ड्यूटी से उतरता था और 9:30 बजे मैं फील्ड में निकलता था। किसी दिन 2 बजे मैं घर में घुस रहा हूँ, मैं किसी दिन 3 बजे घर में घुस रहा हूँ। इस तरीके से मैंने काम करना स्टार्ट किया। 2014 में फिर मैंने एक दूसरी कंपनी स्टार्ट करी और जैसे ही उसमें भी थोड़ा सा 2, 4, 5, 10 हजार रुपए बनना स्टार्ट किया 2016 में सर, वो भी गलती से बंद हो गई। और सर जब ये 2016 में बंद हुई तो 2016 में फिर एक कंपनी आई और उस कंपनी का नाम बताऊंगा मैं आपको, उसका तो मैं ले ही सकता हूँ। उस कंपनी का नाम था फाइटोसाइंस। तो 2016 में मैंने जब फाइटोसाइंस को देखा तो उसमें अब जब एक टाइम था कि मैं 2,500 रुपए की इन्वेस्ट करने के लिए सोचता था और फाइटोसाइंस में समथिंग 1,20,000 रुपए की आईडी जनरेट होती थी और वहां पर मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं चाहूंगा उनके लिए आप लोग भी तालियां या क्लैपिंग करें और जय हिंद बोलना चाहूंगा सर को, मिस्टर संजय नागयान जी से। तो संजय नागयान जी 2016 जून जुलाई में हम होटल ऑरेंज है आगरा में, वहां पर, सॉरी ऑरेंज नहीं, ये अपना होटल ग्लोबल है, उसमें हमारी मुलाकात हुई। संजय नागयान जी ने जब अपने उसमें अचीवमेंट और ये सारी चीजें अपनी नॉलेज दिखाई तो लगा कि अब कुछ अच्छा होगा। और जैसे ही उसमें कुछ अच्छा होने लगा तो 2016 में भी 2017 फरवरी में वो भी कंपनी इंडिया में क्लोज करके चली गई। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और जब मैं इसको फाइटोसाइंस को जब मैं कर रहा था तो कैंगन को लेकर के मेरे पास
पहला मैसेज किया था मिस्टर गुरजेंद्र सिंह जी ने, और गुरजेंद्र सिंह जी ने एक मैसेज जब मुझे व्हाट्सएप पे किया था, तो मैं आज यदि वो ट्रेनिंग में होंगे तो उनको भी मैं क्षमा कहूंगा, उनको भी सर अपनी तरफ से सॉरी बोलूंगा। मैंने उनको बैड लैंग्वेज यूज करी मैसेज में ही। मैं बोला सर मैं आपके डाउनलाइन में आता हूँ, कहीं ना कहीं आपको शर्म नहीं आती, मुझे आप दूसरी कंपनी का मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद गुरजेंद्र जी ने मेरे पास कभी कॉल नहीं किया। आखिर जब वो मुझे बाद में मिले तो मैंने उनसे क्षमा मांगी। उसके बाद मुझे 2017 अक्टूबर में यही आगरा में मेरे ही साथ एक व्यक्ति काम करता था जिनका नाम था मिस्टर राजवीर। उन्होंने फिर कैंगन का एक श्रीवास्तव जी के नाम से डेमो करवाया, और श्रीवास्तव जी ने जब इसका डेमोस्ट्रेशन दिया तो मैं और मेरी वाइफ के साथ इसका डेमोस्ट्रेशन लिया, तो मुझे समझ में आ गया। और मैंने सर उनको पूछा, देखो सर मेरे पास पैसा है नहीं। क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि जब मैं फाइटो साइंस कर रहा था तो थोड़ा सा इनकम मेरा जनरेट होना स्टार्ट किया। उसी टाइम पे गलती से सर मेरे अपलाइन ने, मेरी इतनी अचीवमेंट भी नहीं था, और मुझे कार दिलवा दी। ऑलरेडी मेरे ऊपर एक घर का लोन चल रहा था जिसकी मैं 17,000 रुपए EMI पे करता था, और ऊपर से मुझे एक कार दिलवा दी। जब मैं कार ले रहा था तो फुल उसका फाइनेंस करवाया था, मेरे पास उसको डाउन पेमेंट देने के लिए भी पैसा नहीं था। और सर जब मैंने वो कार ली थी तो उसकी EMI भी लगभग 12,000 रुपए उसकी EMI हो गई। तो 17-12 कितने हो गए? 29,000 रुपए में हर महीने पे कर रहा था। मेरी सैलरी आती थी 38,000 रुपए, जिसमें पूरा परिवार था, घर था, मम्मी पापा थे, सबको मैं देख रहा था। तो मेरे पास अब इतने क्राइसिस आ गए थे कि मैं अभी अपनी कार को ऐसा लग रहा था कि मैं इसको चलाऊं कि नहीं चलाऊं, चलाऊं कि नहीं चलाऊं। तो सर 2017 में मुझे कैंगन का उन्होंने बिजनेस दिखाया, तो मुझे फिर एक उम्मीद जगी कि अब देखते हैं, ये प्रोडक्ट तो बहुत कॉस्टली लग रहा है, बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन सर पैसा नहीं है, अब आप बताइए इसमें कोई दूसरा तरीका है? तो उसने बोला ऐसा करो, आप अपने मिलने जुलने वाले नियर वाले से किसी से भी एक आईडी जनरेट करवाइए और मैं आपकी आईडी लगा दूंगा। तो सर आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मदर की आईडी लगाई थी क्योंकि मेरी वाइफ की टकोरी आईडी संजय श्रीवास्तव जी के यहाँ पर लगी थी। और सर संजय श्रीवास्तव जी के यहाँ पर जब मैंने टकोरी आईडी लगाई तो मैंने उनसे बोला सर मुझे कुछ पानी चाहिए। बोला किस लिए पानी चाहिए? बोला सर ऐसे ऐसे एक मिलने वाले हैं, उनको कैंसर की प्रॉब्लम है। और उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो सर 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे एक बोतल 1 लीटर की पानी की बोतल दिला करके, और उसका मुझे 30 रुपए पे किया सर। तो उन्होंने मुझे 30 रुपए पे किया, तो मैंने उस 30 रुपए अपनी जेब से दे करके और उस मिलने वाले व्यक्ति को मैंने जब उस पानी के बोतल को दिया तो उसको सांत्वना दी, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और मैं पानी लाता रहूंगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे दोबारा कभी पानी नहीं दिया, और उस व्यक्ति के आने वाले 10-15 दिन में 20 दिन में वो तो कर होना ही था, उसकी डेथ हो गई। सर मैं उस व्यक्ति से एकदम खपा हो गया, नाराज हो गया। मैं बोला यार ये व्यक्ति सामाजिक नहीं है, ये व्यक्ति इस तरीके से नहीं है। तब उसके बाद संजय नागयान जी ने मुझसे कॉल किया कि पीपी सर वो कैंगन के बारे में आपने सुनाई है तो उसके बारे में मिलना था। मैं बोला सर उसके बारे में अभी देखेंगे सर, पैसे पूछे है नहीं। बोला कोई बात नहीं है। तो सर मैं 2017 में ट्रेनिंग के लिए रुड़की गया हुआ था। रुड़की में एक पुरकाजी जगह है, और पुरकाजी में जब मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था तो हम पूरी मतलब ट्रेनिंग के लिए जाते थे। तो वहां पर दोपहर में अपना टाइम निकाल के आया। तो संजय नागयान जी, और चाहूंगा मैं पोखरियाल जी के लिए, पोखरियाल सर यदि सुन रहे हैं तो उनको मेरा जय हिंद, सलूट, धन्यवाद। तो संजय नागयान जी और पोखरियाल जी आए, और सर दोनों लोगों ने मुझे नदी के किनारे अपनी गाड़ी में बिठा करके इसके बारे में डेमोस्ट्रेशन तो देख ही लिया था, इसके बारे में मुझे फ्यूचर प्लानिंग बताई कि ऐसे ऐसे आप अपना काम स्टार्ट करिए और हम तुम्हारे साथ में हैं। तो सर अब इससे पहले जब मैं फाइटो साइंस में काम कर रहा था, उसी दौरान जब मेरे ऊपर थोड़ी सी इनकम जनरेट स्टार्ट हो गई थी, मेरे ऊपर सर केस हो गया। मेरे ही टीम में से किसी व्यक्ति ने किसी आर्मी पर्सन से सलाह लेकर के, और मेरा पूरा उनके पास मेरी डिटेल थी, सारी सब कुछ थी, और मेरे ऊपर केस करा दिया। तो आर्मी हेडक्वार्टर में केस हुआ, आर्मी हेडक्वार्टर से ब्रिगेड कमांड में केस आया, और ब्रिगेड कमांड से मेरे यूनिट में केस आया। और यूनिट में जब केस आया तो ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं मैंने मर्डर कर दिया। सारे लोग मुझे बुला रहे हैं, सारे लोग मुझे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, अरे पीपी सिंह तूने ये क्या कर दिया, पीपी सिंह तूने ये क्या कर दिया, पीपी सिंह अरे तुझे तो शिव ने बुलाया, इसने बुलाया, उसने बुलाया। लॉट ऑफ मतलब
जब ये चीज मैंने सुनी, जाकर के जैसे ही पहुंचा तो मैं अंडर कस्टडी, यानी कि जो फौज की जेल होती है उसमें मुझे भैया डाल दिया गया। अब तो मेरे पास मेरा फोन भी नहीं, घर बंदों को भेज करके मेरी अकाउंट डिटेल, मेरी सारी चीजें मंगाई, और जब उसकी कार्रवाई स्टार्ट हुई तो उसमें मेरी जो इनकम थी मात्र समथिंग 1,86,000 रुपए की इनकम थी। वो भी शुक्र है मेरी वाइफ के नाम से आईडी लगी हुई थी, तो मेरी वाइफ के अकाउंट में उनको ये मिला। तो उसके ऊपर जब ये देखो, कोई भी चीज सेना के अंदर एक चीज है कि कोई भी चीज एक जनरेट हो जाती है तो अब उसका फाइनली डिसीजन कानून के तरीके से होगा। अब सर मैं 6 महीने तक मेरे पास कोई फोन नहीं होता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब उस केस को क्लोज करने के लिए, उस चीजों को कम करने के लिए मेरी फैमिली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि ना मेरे घर में खाना बनता था, दोपहर में खाना बन गया तो शाम को नहीं बन रहा है। मेरे बच्चे ना एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान जा रहा था, फैमिली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, घर में किसी को बता नहीं सकता मैं, सारी चीजें मेरे सामने मेरे इतनी अगेंस्ट हो गई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ये चीजें इतनी बढ़ चुकी थी, अब मेरे ऊपर धीरे 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 लायबिलिटी क्या बढ़ती जा रही थी कि मैंने कुछ किसी से भी सलाह करूं तो सब व्यक्ति पैसे मांगे। उन्हीं दौरान इस 6 महीने 8 महीने के दौरान मैं लगभग 4.5 से 4 लाख रुपए के कर्जे में आ गया। शुक्र है जो मेरा सीईओ था उसकी पोस्टिंग हुई, वापस आ गया। जो पहले सीईओ था उसकी पोस्टिंग चली गई, दूसरा सीईओ आया, वो हमने एक साथ कोर्स किया। मैंने आर्मी के अंदर कमांडो कोर्स किया बेलगांव में। आपने यदि प्रहार मूवी देखी होगी तो उसका मैं सेकंड बेस्ट स्टूडेंट हूँ। प्रहार मूवी नाना पाटेकर की आपको याद आ जाएगा। कमांडो 35 दिन के अंदर लोग बोलते हैं वेट कम नहीं होता, 35 दिन के अंदर मेरा 19.5 किलो वेट कम हुआ था। पहले 17 दिन तक मुझे 40 से 45 मिनट तक सोने की अनुमति थी, केवल 45 से 46 मिनट नहीं सो पाए थे। रात को 1:30 बजे ट्रेनिंग क्लोज होती थी, नहा धोते थे, क्योंकि एक खूनी नाला बोलते हैं, खूनी नाला का मतलब होता है पूरे बेलगांव की गटर की गंदगी। रात को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक वो हमारा विश्राम होता था, उसके अंदर गटर के अंदर हम लोगों को निकालना पड़ता था, तो पूरी बदबू स्मेल आती थी। तो जाकर के फिर उन कपड़ों को धोना, ये करना, तो 2-2:30 बज जाता था, और 2-2:30 बज करके खाना खाते थे। लगभग खाना खा करके बिस्तर पे लेटते ही थे, तब तक 3:30 बजे जगना होता था। उससे फ्रेश व्रेश होकर के 3:30 बजे हमें फिर दोबारा से पीटी में पहुंचना पड़ता था, और उसके बाद कंटिन्यूअस ये कार्रवाई चलती थी। फिर पीटी कोर्स भी किया मैंने, फिर मैंने फिजिकली इंस्ट्रक्टर कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट रहा, कमांडो कोर्स किया मैंने, आईडी कोर्स किया, उसके बाद मैंने ये क्या नाम है पैरा कोर्स किया। पैरा आप देखते हैं मैंने हमें अराउंड 47 टाइम्स 47 दफे मैंने एयरप्लेन से लगभग 1200 फीट से लेकर के और लगभग 6000 फीट की हाइट से जंप किया है, जिसमें मैंने एक बार मेरे पैर में भी चोट लगी थी, एक बार मुझे जीवन भी मिला। उसी कंडीशनों में ये सारी चीजों को देखते हुए तो नेटवर्किंग में काम करना कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। मेरे भाई, नेटवर्किंग इतनी आनंद वाली चीज है, इतनी मस्त वाली चीज है कि आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको इतना झकझोर देती है। तो सोचिए, जब एक सोल्जर जब अपने घर से निकलता है या ट्रेनिंग करता है, या ट्रेनिंग के बाद जो इसी सिचुएशन में, विषम सिचुएशन में होता है, तो वो भी एक इंसान है। तो उन चीजों को मैं देखता हूं, तो मुझे इसलिए कभी भी नेटवर्किंग में, कभी भी फिजिकली वर्क करने में, कभी भी ये सारी चीजों को करने में मुझे 1% भी हेजिटेशन हुआ। मुझे ये उससे 10 टाइम मुझे रिलैक्स लगता है। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं नेटवर्किंग में मैं रात को 2 बजे तक जग रहा हूँ या 3 बजे तक जग रहा हूँ, या मैं इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। अरे भाई, मुझे तो टाई भी मिलती है यहाँ पर पहनने के लिए, मुझे तो कपड़े भी मिलते हैं अच्छे, मुझे तो जूते भी मिलते हैं। वहां पर मेरे पास ये सारी चीजें कुछ भी नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे खाना कब मिलेगा, क्योंकि कमांडो दूसरी तरीके के होते हैं और नॉर्मल सोल्जर दूसरे तरीके के होते हैं। दोस्तों, स्टार्ट हो गया, काम करना स्टार्ट किया 2017 में। मेरा केस क्लोज हुआ, और केस क्लोज होने से पहले दिसंबर 2017 को जब इन्होंने मुझसे बात करी, नागियान साहब ने, पोखरियाल जी ने, तो मैंने उनको हिम्मत जता करके बोला चलिए ठीक है सर, कोशिश करते हैं। तो मेरे पास पैसा नहीं था, जो कि आप लोगों के पास में भी कई सारे लोगों के क्वेश्चन आते होंगे। तो ऐसे
कुछ व्यक्ति आपको उस दौरान मिल सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपको मिल सकते हैं कि वो कहेंगे आपसे कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस समय पर मैं फिर दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा संजय नागयान जी को, पोखरियाल जी को, इन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करी। और यहाँ पर बताना चाहूंगा, मैंने जब 57,000 रुपए की जो स्टार्टिंग करी थी, तो उसमें से 30,000 रुपए मैंने मिस्टर शिव शंकर कौशल जी, जो मैं अपना उनको दूसरे रूप में एक बड़ा भाई, एक मेंटोर मानता हूँ, एक बहुत ही सोशल वर्कर हैं, उन्होंने मुझे 30,000 रुपए दिए। और 27,000 रुपए आज भी मेरी वाइफ है, मैंने अपना मंगलसूत्र को सुल्तानपुरा, आप कभी आगरा आएंगे, सुल्तानपुरा में एक ज्वेलर्स है जहाँ से हम ज्वेलरी लेते जाते हैं, मैंने अपनी वाइफ के मंगलसूत्र को बेच दिया। और उसके बाद 57,000 रुपए मैंने इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद मैंने बोला सर जो करना है कर लीजिए, और बचा हुआ अमाउंट सर लोगों ने एडजस्ट किया। उसके बाद में जब मैं फोरे हुआ था, तो मैंने वो पूरा का पूरा अमाउंट संजय नागयान जी को मैंने रिटर्न किया। क्योंकि कई लोग है ना पैसे लेते हैं, कई लोग हेल्प के उससे लेते हैं, लेकिन वो हक समझ लेते हैं उस चीज को। मैंने सर से बोला सर मेरे पास आज पैसा नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपका कभी पैसा नहीं रखूंगा। मैं सर को, जब मैं फोरे हुआ था तो मैंने सर को पूरा का पूरा अमाउंट मैंने वापस किया। और 30,000 रुपए मैंने शिव शंकर कौशल जी का भी वापस किया। वो एक अलग बात है कि आज मेरी वाइफ के पास मैंने 2.5 लाख रुपए का मंगलसूत्र मैंने बनवाया, वो एक अलग बात है। वो सारी चीजें कैंगन की बातें। लेकिन 2017 में मैंने फिर अपनी मम्मी के नाम से आईडी जनरेट करी, क्योंकि मेरी वाइफ का पैन कार्ड यूज हो चुका था दूसरी जगह पर, तो मम्मी का अकाउंट नहीं, तो उसमें अकाउंट सारी चीजें खुलवा करके 2017 में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी कैंगन की, तो बड़ी टिपिकल यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। 17 दिसंबर 2017 को मेरी आईडी जनरेट हुई, मेरी मशीन आई लगभग फरवरी के एंड में। उस टाइम पे बड़ी वेटिंग थी। अब दूसरा कलेश स्टार्ट हो गया, घर में फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक तो अपने पास पैसा नहीं, ऊपर से हमने कर्ज ले लिया, अपनी मशीन आनी चाहिए थी, वो मशीन नहीं आ रही। और सर जैसे ही मेरी मशीन आई, मशीन आकर के 2 महीने तक मेरे घर पर मेरी मशीन रखी रही, ना ही तो उसको इंस्टॉल करने के लिए संजय नागयान जी फोन उठाएं, ना ही उसको इंस्टॉल करने के लिए पोखरियाल जी फोन उठाएं, ना ही उसको सोम शर्मा जी फोन उठाएं, और सतपाल जी तो कहीं दूर दूर तक नहीं थे हमारी उसमें, ना ही पंत जी कहीं दूर दूर तक थे। तो तीनों को जब जैसे तैसे कभी कनेक्ट होता था, तो पोखरियाल साहब से एक बार बात हुई, बोला चलो ठीक है भाई मैं आता हूँ। तो पोखरियाल साहब आए, सोम शर्मा जी आए और पलड़िया जी आए। तो हम लोग उस मशीन की मोटर के लिए जब बेलनगंज में, आगरा में हम जब घूमे, तो हमें उस 0.25 की या कुछ ऐसी मोटर मिलनी थी, वो नहीं मिली। और सर मिल भी जाती तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे, उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि जो मेरी सैलरी आती थी वो पूरी की पूरी मेरी EMI में चली जाती थी, और पूरे घर के खर्चे, बच्चों की फीस, और मुझे घर में 5 से 8 हजार रुपए हर महीने मुझे घर में भेजना पड़ता था। तो मैंने सर से बोला सर अब एक काम करते हैं, ये एक टुल्लू पंप मिल गया, वो 600 रुपए का था, और शायद मुझे लगता है कि शायद 600 रुपए भी पोखरियाल जी ने दिए कि या मैं नहीं दिए थे। वो 600 रुपए का टुल्लू पंप लिया और हमने उसी को ऐसे ही उठाया मशीन को, और एक डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए जो मेरी लिस्ट में थे। डॉक्टर साहब को डेमोन्स्ट्रेशन किया और डॉक्टर साहब ने सारी चीजें देखी, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। सर मना कर दिया, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया, थोड़ा मोटिवेट कर दिया इन सभी लोगों ने, लीडर लोगों ने मोटिवेट करके ये चले गए। तो दोस्तों यहाँ से होती है अपनी कैंगन की जर्नी स्टार्ट। तो कुछ लोग सुन रहे होंगे मेरे पास, मेरी टीम से ही है, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ कि वो मेरे बुरे वक्त में थे। मेरी वाइफ को माइग्रेन होता था, मेरी वाइफ बिस्तर में पड़ी रहती थी, उल्टियाँ करती थी और सूखी उल्टी आती थी, मेरे दोनों बच्चे रोते थे। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, उसके बाद रात को मैं ड्यूटी से 9 बजे निकला हूँ, 9:30 बजे अपना बिस्तर उठाया, अपना कैंगन की लिस्ट बनाने के लिए निकलता था। तो मैं संजय नागयान जी को कॉल करता था तो कोई कॉल नहीं उठाता था। मैं पोखरियाल जी को कॉल करता था, उस टाइम पे कोई कॉल नहीं उठाता था। मेरे पास किसी भी अपलाइन का सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। लेकिन मेरे ऊपर इतना कर्ज हो चुका था कि यार एक फौजी आदमी होकर के, यार बहुत सारे फौजियों को देखा होगा, इसमें प्लॉट इसने खरीद लिया, उसने घर बना लिया, इसने ये कर लिया। मैं अभी तक अपनी
मेरी जो नौकरी हो चुकी थी, लगभग 15 साल मेरी हो चुकी थी, और 15 साल में केवल मैंने 100 गज का प्लॉट खरीद पाया था। और मेरे पास जो घर लिया था वो पूरा टोटली फाइनेंस करवाया था। अब मेरे पास क्या था, या तो मैं काम करूं या तो कर्ज के तले दब जाऊं, और उसी मेंढक की तरह मैं निकल नहीं पा रहा था। जो मैंने आपको बताया था कि जो मेंढक एडजस्ट करते करते अब हुआ क्या सर, धीरे धीरे मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी जो किट थी उसको भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। उसके लिए भी मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा शिव शंकर कौशल जी को। उन्होंने 15,000 रुपए का ORP मीटर क्या नाम है सतपाल जी से लेकर के दिया। तो हमने एक ORP मीटर ले लिया, pH लिक्विड ले लिया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जब ये कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैं और शिव शंकर कौशल जी हम ट्रेनिंग लेने के लिए गए दिल्ली, और दिल्ली में शायद 2200 रुपए की ट्रेनिंग थी। शमसिया जी की ट्रेनिंग थी, और ये है 2018 की बात, 2018 की फरवरी या मार्च की बात है। तो मैं वहां पर, मैं और शिव शंकर कौशल जी गए। हम दोनों आगरा से बड़े आराम से छुपते छुपाते, क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं वहां पर श्रीवास्तव भी तो नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ भी हमारी आईडी लगी हुई थी। तो हमने देखा कि यदि हमें मान लो ये लोग सपोर्ट करते हैं, संजय नागियान जी सपोर्ट करते हैं, या पोखरियाल जी सपोर्ट करते हैं, या सोम शर्मा जी सपोर्ट करते हैं, तो हम काम अपनी इसी आईडी पे करेंगे। अन्यथा वहां पर श्रीवास्तव मिला तो उससे सॉरी बोलेंगे, भैया कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हम तेरे साथ काम करेंगे, लेकिन काम तो करना है। तो सर यहाँ पर फिर मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, और उनको भी मैं धन्यवाद कहूंगा। शायद वो मेरे अकेले के लिए, सतपाल जी उस ट्रेनिंग में आए थे, उस रात में ही वो कहीं से आए थे, और शायद यहाँ से संजय नागियान जी ने या पलड़िया जी ने, किसी ने, या पोखरियाल जी ने फोन करके बताया था कि आगरा से मेरे 2 बंदे पहुंच रहे सर, उनको रिसीव कर लेना। और उन्होंने हमको रिसीव किया, और सर उस व्यक्ति से मिल करके हमें एक इतना बड़ा होप मिला, इतनी बड़ी एनर्जी मिली, इतनी बड़ी ताकत मिली कि अब कुछ कर सकते हैं। अरे पीपी सिंह जी आप टेंशन मत लो, जब कहोगे जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा, आप कैंगन को स्टार्ट करो। और इस तरीके से उन्होंने हम गर्मजोशी के साथ हमारा वेलकम किया, हमें सारी चीजें बताई ट्रेनिंग के बाद में। फिर हमें एक बिलीव हो गया कि अब हमें काम करना चाहिए। तब उनसे हमने सर एक डेमो किट के लिए एक हमने ORP मीटर लिया, 15,000 रुपए, जिसमें शिव शंकर कौशल जी ने दिए थे। हाँ, फिर उनके बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया। काम करने के लिए अब आ जाते हैं सर मेन पार्ट के ऊपर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैंगन मशीन महंगी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैंगन में ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे मेरे शब्दों से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, आई एम हाईली एजुकेटेड। मैं बहुत, एजुकेशन मेरी बहुत बड़ी है दोस्तों। हाई स्कूल पढ़ा लिखा व्यक्ति इस काम को कर सकता है, इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है, इस काम को शिद्दत से कर सकता है। तो मैटर एजुकेशन नहीं करती है, मैटर करता है कि आपकी चाहतें कितनी है, आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आप जिंदगी से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मुझे एंटीऑक्सीडेशन बोलना नहीं आता था। मैं इसको रटता था रात को, एंटीऑक्सीडेशन 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 एंटीऑक्सीडेशन। मुझे एल्कलाइजेशन बोलना नहीं आता था, मुझे एल्कलाइजेशन की स्पेलिंग नहीं आती थी, मैं एल्कलाइन को हिंदी में लिखता था। तो ये 2018 में से लेकर के, फरवरी से लेकर के और 2000 अक्टूबर तक मुझे बिल्कुल बाउंड कर दिया था मेरी सेना में। और अक्टूबर 2018 को मैंने रिटायरमेंट लिया, और अक्टूबर जब 2018 को मैंने रिटायरमेंट लिया, तब तक मेरी टोटल 7 मशीनें लगी हुई थी। और इसी दौरान कुछ ऐसे भी आपके डाउनलाइन आ जाएंगे जो आपका यूज ही नहीं करेंगे, मिसयूज भी करेंगे, पैसे से भी, सोशलाइज भी, मेंटली भी बहुत तरीके से हरास करेंगे। तो वहां पर हमने डाउनलाइन को भी देखना है। सारी डाउनलाइन एक जैसी नहीं होती हैं, और सारी अपलाइन भी एक जैसी नहीं होती हैं। लेकिन थैंक्स गॉड मुझे मेरी एक से एक अपलाइन मिली। तो सर 2018 में जब मैंने रिटायरमेंट लेकर के आया था, उससे पहले मैं करबद्ध प्रणाम करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा उनको नतमस्तक होकर के। और सर आप सुन रहे होंगे, शायद ग्रुप इसमें ट्रेनिंग में होंगे, तो मेरी झोली में एक अपलाइन डाल दिया, मिस्टर भगवती प्रसाद पंत। सर आपके कदमों को छू करके मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ सर आपको। इस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में
इतना बड़ा परिवर्तन लेकर के आए, इतना बड़ा चेंजमेंट लेकर के आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने किसी अपलायन के भरोसे नहीं रहा कि मेरे अपलायन में जो हेल्प करेगा तो मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे वो बहुत पुरानी जो पिक्चर्स थी मेरे दिल में बनी हुई थी, मुझे कुछ करना है, वो बड़ी कार, वो घर, वो बंगला, वो पैसा, वो जो ड्रीम में सिखाया जाता है, वो बेसिक चीज पता था मुझे बस केवल। और उस बेसिक को सिखाने के लिए 4 चीजें मैंने सीख ली थी। किस रास्ते पे चलना है, रास्ते का नाम पथ है। पथ मतलब P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। ये 4 चीज पीपी सिंह तू सीख लेगा तो तू यहाँ से बड़ा काम कर जाएगा। वो चीजें मैंने आज तक अपने जीवन में रटी हुई हैं। काम करना स्टार्ट किया 2017 से, और 2017 से लेकर के 2018 में मैं उतरा सब फुलफिल। 2018 31 अक्टूबर को मैं पुणे से निकला रिटायरमेंट लेकर के, और 31 अक्टूबर 1 नवंबर को मैं यहाँ पर पहुंचा आगरा में, और 2 नवंबर से मैंने अपना बैग उठाया, और बैग के अंदर मेरे पास 3 चीजें थी दोस्तों। एक पीएच चार्ट, एक आपका एंटीऑक्सीडेंट चार्ट, एक माइक्रो क्लस्टरिंग चार्ट, क्योंकि मुझे देने वाला कोई था ही नहीं। मेरे अपलायन मेरे से, उनको तो लगता था कि भैया अपने अपने बिजी होंगे, जो भी था अपने अपना सब, आई डोंट नो, आज मुझे भी लगता है आज मैं बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं दे पाता, तो वो भी ऐसे ही टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि आई डोंट नो। लेकिन संजय नागयान जी, जब हम फाइटो साइंस कर रहे थे तो हमने कई बार मेरे छोटे से उसमें रूम में स्टे किया है सर ने आगरा आकर के। तो हम कई बार यही सोचते थे, सर देखिए सर हमारे साथ कितना मतलब ये चीजें हो रही हैं, क्या हम जिंदगी में कभी बड़े आदमी या कुछ अर्निंग कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन तो हमेशा उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप भरोसा रखिए, आपको बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। 2017 में मैंने सर, 2018 में जब मैंने नवंबर से काम स्टार्ट किया, और काम करते करते जब मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए जाता था, तो मेरे साथ एक बार कृष्णा दत्ताचार्य मैम, मेरी जो स्टार्टिंग हुई है शिवशंकर कौशल जी और कृष्णा दत्ताचार्य मैम। शिवशंकर कौशल जी की एज समथिंग 50 प्लस होगी, और कृष्णा दत्ताचार्य की मैम की एज लगभग 70 प्लस होगी। इन 2 महान लीडरों के साथ मैंने काम स्टार्ट किया, और काम करते करते और इसके पीछे जब मैं कैंगन का डेमोस्ट्रेशन देता था, तो मेरे से इंग्लिश के शब्द नहीं आते थे, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। धीरे धीरे ये कहानी पहुंचते पहुंचते सर, अब ना ही मेरे पास इंग्लिश थी, ना ही मेरे पास ईमेल करना आता था, ना ही मुझे फेसबुक चलानी आती थी, ना ही मेरे पास डेमो किट थी, ना ही मेरे पास फोल्डर था, ना ही मेरे पास कंप्यूटर था, ना ही मेरे पास लैपटॉप था, और ना ही मेरे पास सपोर्ट थी। यू आर ए वेरी लकी पर्सन जो आज आपके पास में ये सारी चीजें। आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, आपके पास में सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके पास में मेंटोर भी आपके साथ लगातार गाइडेंस कर रहे हैं, आपके पास में टेस्टिमोनियल भी बहुत सारी हैं। ये इन सारी चीजों में से मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, कुछ करना है, ये मेरे पास एक चाहत थी, कुछ बड़ा करना है, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा ड्रीम था, कुछ आगे बढ़ना है, ये मेरे पास बहुत बड़ा सपोर्ट था। और इसी सपोर्ट के बहाने तो, और इसमें जब मैं से लेकर के से 3 हुआ, तो 3 में फिर डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब क्यों हो गया? क्योंकि अब मुझे लोगों को बिल्ड करने के लिए मैं बहुत जल्दी से नेगेटिव हो जाता था। तब मैंने कुछ, मुझे रिटायरमेंट का पैसा मिला, वो सारा का सारा पैसा जो फर्स्ट टाइम में मुझे 12 लाख रुपए मिला, उसमें से लगभग 7 लाख रुपए मैंने कर्ज वालों को हटा दिया, पूरा कंप्लीट वो कर दिया। बचा मेरे पास 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में एक छोटा मोटा जो अपना फाइनेंस का चल रहा था उसको क्लियर किया। उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए जाता था, तो कार होती थी, मेरी मशीन बिके ना बिके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं 3 स्प्रे जरूर बेच करके आता था, क्योंकि यदि मैं 3 स्प्रे बेचूंगा तो मुझे 300 रुपए मिलते थे, और यदि 2 सेट बेचूंगा तो 600 रुपए मिलते थे। यदि पीपी सिंह तू डेमोस्ट्रेशन नहीं करेगा तो कल तेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा। और मैं वो पेट्रोल के लिए, मेरी मशीन पर फोकस ज्यादा नहीं होता था, मेरा उस स्प्रे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता था।
कैसे भी ये बिक जाएगी तो पेट्रोल मिल जाएगा, मैं कल डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। क्योंकि मेरे अब यहाँ पर धीरे धीरे मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। बस उनका एक ही मजाक रहता था, डैडी जी आपकी कार आ गई, आपका वो घर आ गया, आपने ये कर लिया, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो जब तूने किया तो उसके बाद इस काम को मैं बहुत बड़ा कैसे कर पाया, इसके बारे में मैंने एक पूरी अपनी एक पीपीटी तैयार की है। और वो पीपीटी कम से कम नहीं है तो इस काम को बड़ा करने के लिए मैंने फिजिकली काम करके देख लिया कि मैं फिजिकली कितना कर सकता हूं। तो मैं अपनी फिजिकली वर्क पे केवल मैं 2A बन पाया था, 3A बन पाया था, यानी 8-10 मशीनें मैंने फिजिकली एक्टिविटी और उस अपनी पुरानी नॉलेज पे मैंने कर पाया था। उसके बाद मैं इसको 6A कैसे कर पाया, 6A तक कैसे पहुंच पाया। आज तक मुझे मेरे एक भी बंदा मेरी टीम में से काम नहीं करता है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैं कितना काम करता हूं, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैं कितना मोटिवेटेड हूं, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मेरे अंदर कितनी भूख है, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मुझे मेरे सपनों के लिए काम करना, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि ये मेरा बिजनेस है। अरे टीम नहीं काम करेगी तो क्या फर्क होगा, क्या फर्क पड़ गया भाई, हो सकता है कि उनके सपने कहीं दूसरी जगह से पूरे हो रहे हो। तो इस चीज पर जब ये मेरे साथ में मेरी जॉब रुकावट बनने लगी थी, मेरे काम करने के लिए मेरी जॉब रुकावट इतनी बनने लगी थी कि मुझे 6 महीने तक इन सारी चीजों को झेलते झेलते इतना मतलब पेन होने लगा था। कई बार मेरे अंदर बैड फीलिंग आने लगी थी, फैमिली को देख करके, वाइफ को देख करके, बच्चों की स्टडी नहीं कर पा रहा था ना उनको मैं, क्योंकि एक तो आर्मी से टाइम नहीं मिलता है, दूसरी चीज सबसे बड़ी दिक्कत कि मेरी वाइफ आए दिन बीमार रहती थी, माइग्रेन रहता था। वो एक अलग बात है, कैंगन में आते ही मात्र 4.5 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर ये सारी दिक्कतें खत्म हो गई। सबसे बड़ा बात कि मेरे ऊपर जब तक आर्मी में था तब तक मेरे ऊपर कोई ना कोई मेरी निगरानी करता था, ये कहाँ जाता है बंदा, क्या करता है, किस तरीके से। मैं बोला अब वो बात नहीं बनेगी। तो मुझे एक स्टोरी ने मुझे इस चीज से भी बड़ा चेंज कर दिया। सुनना चाहते हैं वो स्टोरी जिसने मुझे इस जॉब नाम के एक छोटे से एक जंजाल से निकाल के मुझे बड़ा कर दिया? यस सर, श्योर सर, श्योर, सुनाइए। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, बहुत अच्छा राजा होता है और अपनी प्रजा को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा होता है, उनका लालन पालन करता है। तो एक बहेलिया यानी कि एक जंगल का शिकारी उस राजा से मिलने के लिए आता है और वो सोचने लगता है मैं राजा से मिलने के लिए जा रहा हूं तो क्यों ना कुछ गिफ्ट लेकर के जाऊं। तो गिफ्ट में उसने छोटे छोटे 2 बाज के बच्चे राजा के लिए लेकर के गया। राजा को प्रणाम किया और राजा से बोला महाराज मैं आपके लिए ये 2 गिफ्ट लेकर के आया हूं, आप इनको भेंट को स्वीकार करें। राजा ने बोला बिल्कुल। उसने अपना एक सिपाही बुलाया और उसको वो दे दिया कि आज से तुम्हारी ड्यूटी यह है कि इनकी देखभाल करोगे। बहेलिया अपने चला जाता है, राजा अपने राज्य में व्यस्त हो जाता है। उसे अचानक 2 महीने 3 महीने बाद 4 महीने बाद याद आती है, अरे यार एक बहेलिया आया था और उसने हमें एक बाज के 2 बच्चे गिफ्ट करे थे, थोड़ा देखते हैं चल करके। साहब चला गया, जब अपने बागानों में गया उस सिपाही को बुला लिया, भाई तुम्हारे कैसे बच्चे हैं दिखाइए। उसने बोला महाराज वो बैठे पेड़ के ऊपर, देखा तो बहुत मोटे ताजे हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। अच्छा थोड़ा इसको उड़ा करके दिखाइए। तो उसने क्या किया, दोनों बाजों को अपनी डंडी दिखाई, संटक दिखाई और उनको उड़ा दिया। दोनों आसमान को छूने लगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक आसमान को छू रहा है और एक नीचे आ गया, उसी डाली पर आकर के बैठ गया। बोला भाई ये क्या? महाराज ये तो मुझे भी नहीं पता नहीं क्या बात है इस बाज में, ये उड़ता तो बहुत तेजी से है लेकिन ये वापस उसी डाल पर आकर के बैठ जाता है। बोले नहीं यार ये तो ठीक नहीं है भाई, ये तो तुमने गलत ट्रेनिंग दी है। बोला ना गुरुजी, महाराज जी मैंने सही ट्रेनिंग दी है इनको, इसको पूरी परफेक्ट, दोनों को इक्वल ट्रेनिंग दी है। सेम कैंगन भी सब लोगों को एक जैसा बिहेव करती है। कोई इसमें से 6 से बन जाता है, कोई 6 से -2 बन जाता है, कोई 6 से -3 बन जाता है, कोई -7 बन जाता है और कोई 6 से 1, तो छोड़िए 6 से बहुत दूर की बात हो जाती है उसके लिए, वो 1A 2A भी नहीं कर पाता है।
तो बोला भाई क्या किया जाए, बोला भाई इसका तो भाई तरीका गलत है तुम्हारा, हम तो देखेंगे भाई इस चीज को, पूरे गांव में बोला मुनादी करवा दीजिए, पूरे गांव में बताइए जाकर के कि इन दोनों बाज के बच्चों को जो उड़ा करके दिखा देगा उसको हम आधा राज गिफ्ट में कर देंगे। तो भाई साहब अलग अलग प्लान आ गए उड़ाने के लिए। बहुत सारी चीजें हमारी टीम में भी ऐसी होती हैं, आपकी टीम में भी ऐसी होती हैं, सबकी टीम में ऐसी होती हैं। कई ऐसे होते हैं भाई साहब उड़ते हैं तो जबरदस्त उड़ते हैं, बाकी वो 4 दिन के बाद फिर बैठ जाते हैं आकर के, फिर अपलायन आकर के उनको ज्ञान देता है, समझाता है, बताता है तेरे सपने तू बड़ा करेगा, तू एक दिन पैसे वाला बनेगा, तेरे पास देख -3 होगी तो क्या होगा, तू वो होगा, अच्छा ऐसा करता है, फिर उड़ जाता है वो, फिर उसके बाद बैठ जाता आकर के। तो यही प्रक्रिया जब उसने देखी राजा ने बाजों के साथ में, तो संजय नागयान जी अलग आ रहे हैं उसको उड़ाने के लिए, पलड़िया जी अलग आ रहे हैं, पोखरियाल जी अलग आ रहे हैं, पंत जी अलग आ रहे हैं, पीपी सिंह जी अलग आ रहे हैं, सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वो बाज इतना निकम्मा हो गया, इतना निठल्ला हो गया कि उड़े और वापस वहीं पे आकर बैठे, उड़े और वापस वहीं पे आ गए। सब लोग हार करके थक करके उसको उसके हाल पर छोड़ जाते, अपने अपने घर चले जाते हैं, राजा अपने राज्य में काम करने लगता है और वो अपना जो सिपाही था उनको ले जाकर के अपने बागानों में पहुंच जाता है। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन जो राजा था अपने महल की छत के ऊपर शाम के टाइम में घूम रहा था, टहल रहा था, तो उसकी अचानक आसमान के ऊपर नजर गई, तो वो दोनों बाज बहुत ऊंचाई पे मस्त उड़ रहे, एंजॉय कर रहे, जिंदगी का नजारा ले रहे। वो नंगे पैरों ही राजा दौड़ करके बागानों में गया और उसको सिपाही को फिर पकड़ लिया, बोला मुझे बता तूने ऐसा क्या किया कि ये दूसरा बाज भी उड़ने लगा। तो हाथ जोड़ करके सिपाही खड़ा हो गया कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ करें, ये लड़का जो खेल रहा है यहाँ पर, इस लड़के का क्या नाम है, भगवती प्रसाद पंत, ये जो खेल रहा है इसने पता नहीं क्या कर दिया, मैं तो खाना खाने के लिए गया था, इसने पता नहीं क्या कर दिया। बुलाया साहब उसको, कहाँ है वो, तो साहब बुला लिया उस व्यक्ति को। उसने क्या किया, आकर के दरबार में जब उनको सम्मानित करने के लिए सारी चीजें गई तो उनसे पूछा कि बीपी साहब आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या किया कि ये बाज उड़ने लगा। तो पंत जी बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो डगली नहीं काटी, मैंने वो डाली नहीं काटी, मैंने वो पेड़ी काट दिया जिस पर ये आकर के रोजाना बैठता था। नेपोलियन भी जब अपनी सेना के साथ गया था तो जिस जहाजों से वो पार हुए थे समुद्र पार, उनको पता था कि हमारी जो सेना है बहुत कम है और सामने वाली की सेना हमसे दुगनी तिगनी है, तो उनके पास 7 दिन का टाइम था। तो 7 दिन में सबसे पहला उसने काम क्या किया, जिन जहाजों के अंदर जो बैठ करके गया था, जिन भी वो अपने जो जहाज थे उनके अंदर, जंगी जहाजों के अंदर अपनी सेना को लेकर के गया था, सबसे पहले उनको आग लगाई उसने पीछे के रास्ते बंद किए और उसके बाद 1 हफ्ते तक उसने केवल और केवल उस अपनी सेना की जो तलवारें थी, उनकी जो धार थी, उनको पैना किया। क्योंकि एक लकड़हारा भी यही चीज बोलता है, एक लकड़हारा दूसरे लकड़हारे से बोलता है कि तू भाई इतने पेड़ कैसे काट देता है एक दिन में, और मेरे से इतने पेड़ नहीं काटे जाते। तो पहला लकड़हारा दूसरे लकड़हारे से बोलता है कि तू हर पेड़ पे उसी कुल्हाड़ी को मारता रहता है, मैं हर पेड़ के बाद उस कुल्हाड़ी को धार लगाता हूं। तो सब जब तक हमारी ये छोटी जो डाली है पेड़ की, ये जब तक इसको नहीं काटेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। 2 नावों पे चढ़ना, ये सबको पता है कि आगे की सिचुएशन क्या होती है। तो हमें जब एक घोड़ा भी जब दौड़ता है तो उसके आंखों के सामने ऐसी पट्टी लगी होती है, यदि उसको हटा दें तो घोड़ा कभी सामने नहीं दौड़ पाएगा, वो लेफ्ट राइट भागेगा। तो एक दिशा, एक निर्देश, एक ड्रीम, एक लक्ष्य, एक कार्य जब हमें दिखता है तो हम सीधे उस लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो ये मेरी स्टार्टिंग हुई। उस पीपीटी को मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे 10:11 हो रहे हैं और इस पीपीटी के लिए आप यदि एग्री करते हैं कि मैं 6 से 2 सॉरी 2 तो हुआ, 3 तो हुआ, मैंने 8-10 मशीनें तो सेल करी, लेकिन मैं 6 से कैसे हुआ
मुझे आज तक मेरे किसी अपलाइन ने मोटिवेट नहीं किया कि तू काम कर, मुझे मेरे अपलाइन ने गाइडलाइंस किया है कि इसको ऐसे कर, बट क्यों कर ये मुझे पता है, ये मैंने सीखा है, इसके लिए मैंने अपने आप पे काम किया है। उसके लिए जब मैंने रिटायरमेंट लेकर के मैं 5 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, और 5 दिन की ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि मैं अभी तक पूरी फिजिकली वर्क कर रहा था। इस दुनिया में जो सक्सेस होता है वो मेंटली वर्क करता है, और मेंटली वर्क कैसे होता है, आप चाहें तो सर नागयान जी मैं अपनी पीपीटी ओपन करके शेयर करूं या फिर कल करें उसे? सर मेरा मानना यह है, इतना जबरदस्त ये चल रहा है, ये लंबा हो जाएगा आज का, ठीक है, आराम से कल करते हैं सर। कल पूरा 9 बजे से लेके 10 बजे तक पूरा पीपीटी शेयर कीजिए सर, अपना सक्सेस का सिद्धांत शेयर कीजिए। आपने अपनी सक्सेस की स्टोरी आज की है, प्रिंसिपल आज कल शेयर कीजिएगा सर, ये जैसा मेरा मानना है सर। बिल्कुल मैं कल ही करूंगा। तो आज मैं आपको एक छोटी सी अपनी टेक्निक बताता हूं, जिससे कि आप लोगों को लगे कि कल मुझे ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड करनी चाहिए, मैं क्यों मोटिवेट रहता हूं ऑलवेज, मैं क्यों डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता कि आपने पिछले लॉकडाउन में आई डोंट नो क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से जब मुझे लगा यार पीपी सिंह ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऐसे कब तक अंदर बैठे रहेंगे, कैंगन अपने साथ है, 2.5 pH का वाटर मेरे पास है, सैनिटाइज मैं खुद कर रहा हूं लोगों को, और खुद हो रहा हूं, मैं निकल पड़ा फील्ड में, मैंने सोशल वर्क किया। सोशल वर्क नहीं किया मैंने, सोशल वर्क मेरा बाय डिफॉल्ट हुआ, मेरी पब्लिकेशन हो गई, मेरी पब्लिसिटी हो गई, मुझे बहुत सारे न्यूज वालों ने हायर कर लिया। जहां जहां मैं पुलिस वालों को सैनिटाइज कर रहा हूं तो मुझे पुलिस वालों ने हायर कर लिया, उन्होंने मुझे 4 लोगों की लिस्ट दे दी। मुझे जब मैं वहां पे जा रहा हूं तो मैं एसएसपी से मिला, मैं डीएम से मिला, मैं एसपी सिटी से मिला, इन लोगों से जाकर के मिला। भाई मैं बेसिकली माई सेल्फ पीपी सिंह फ्रॉम इंडियन आर्मी, और मैं लोगों को सैनिटाइज करता हूं, और मेरे पास में सर एनर्जिक कंपनी का 2.5 pH का वाटर है, इससे मैं लोगों को सैनिटाइज करता हूं, आप इसकी जानकारी लीजिए। सर जैसे ही काम करना स्टार्ट किया तो इस लॉकडाउन के दौरान ही पिछले महीने जब सब लोग अंदर बैठे थे, सब लोग अंदर बैठे, तो हम भी घुस गए थे डर के मारे। लगभग हम 20 दिन के बाद जूम पे आए, आई थिंक संजय साहब 20 दिन के बाद हमने जूम स्टार्ट किया लॉकडाउन के फर्स्ट डे 1 से लेकर के। बिल्कुल 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 20 दिन के बाद, तो पहले 20 दिन तक हम इतने उस पर पहुंच गए कि हम 11 बजे सो के जग रहे हैं। अब हम तो रेस्ट मिल गया, चलो कोई बात नहीं है। जब पता चला कि तो लंबा चलने वाला है तो हम निकले, खड़े हुए, और जैसे ही खड़े हुए पिछले केवल 8 दिन से काम स्टार्ट किया है। 8 दिन के अंदर 6 मशीनें मैं लगा चुका हूं, और 5 मशीनों का मेरे हाथ में पेमेंट रखा हुआ है। 11 मशीनें मैं इंस्टॉल कर चुका हूं इस महीने में। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। और अब मोटा मोटी यदि देखा जाए तो भगवान के आशीर्वाद से सर, इसी कैंगन के अकॉर्डिंगली यदि कैंगन की मैं बात करूं तो सर 180 गज का प्लॉट भी परचेज किया है, गाड़ी का लोन भी फाइनेंस किया है, खत्म किया है, और आज की डेट में नेक्सॉन गाड़ी बुक भी करके बैठा हुआ हूं। अगले जून में ही ये नेक्सॉन परचेज भी कर लूंगा। और उसके अलावा आज फाइनेंशियली मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ता है। मुझे मेरे बच्चों को 10,000, 20,000, 30,000 रुपए का कोई आइटम लेना पड़ता है, या फैमिली के लिए कोई इन्वेस्ट करना पड़ता है, या घर पर जैसे मुझे 50-40,000 रुपए देने पड़ते हैं, तो अभी सोचना नहीं पड़ता है। ये कैंगन का दम है दोस्तों। जितना मैं पूरी अपनी आर्मी की जॉब को 16 साल 7 महीने काम करके आया था, उसमें से टोटल मेरी जो मुझे सब कुछ आगे पीछे जो मिला करके मिला, लगभग 18-20 लाख रुपए मुझे मिला। और 18-20 लाख में से 7 लाख रुपए मैंने इसके दे दिए, अपनी उधारी कर दी। और लगभग मेरे ऊपर कम से कम नहीं तो मेरी ईएमआई की, घर की ईएमआई की कम से कम 5 किस्तें वो मेरे पास जमा हो गई थी, वो हो गई। पूरा मैडम का गोल्ड रिकवर किया, लगभग 4-5 लाख रुपए का गोल्ड बनवा दिया। तो ये सब कैंगन से हुआ है मेरे भाई। और कैंगन में इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने हमेशा अपने मेंटर को फॉलो किया, मैंने अपने अपलाइन को फॉलो किया है। मेरे साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजय नागयान जी का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पोखरियाल जी का, कि उन्होंने मुझे टच नहीं किया। उन्होंने मुझे कभी भी किसी उसके लिए मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, जिस कारण मैं अकेला खड़ा हो गया।
नहीं तो मेरे पास इतने इशू थे, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, सर मुझे तो ईमेल करना ही नहीं आता है, सर मुझे तो फेसबुक चलानी नहीं आती है, सर मैं कैसे बात कर पाऊंगा, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तेरे पास तो तू एक काम कर, सबसे बड़ी ऊंची वाली बिल्डिंग ढूंढ ले आगरा की और उससे छलांग लगा दे, तुझे सब मिल जाएगा। ये होना था मेरे साथ। रख भरोसा, वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, जीने का मजा भी आएगा। क्योंकि जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, वक्त निकल जाता सर पर ताज नहीं होती। कुछ तो सोचा होगा उस खुदा ने, भगवान ने, वाहे गुरु अल्लाह ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, वरना मेरी इस एनर्जिक कैंगन वाटर से कभी मुलाकात नहीं होती, कभी मुलाकात नहीं होती। क्योंकि दोस्तों आपको यदि ये कैंगन मिला है तो कुछ बड़ा करने के लिए मिला है, और बड़ा तभी होगा तब आप बड़ा सोचेंगे और बड़ा कुछ करेंगे। और प्रॉब्लम किस किस के सामने प्रॉब्लम आ रही है इस कैंगन को करने के लिए, प्लीज जल्दी से जल्दी अपना हाथ खड़ा करें या अपना कोई भी मैसेज टाइप करें, कोई भी मुझे बताएं किस किस के सामने प्रॉब्लम आ रही है। उसका समाधान बहुत बढ़िया जबरदस्त वाला, देखो कितने सारे लोगों के सामने प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ये अजय जी, अजय गर्ग जी, प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे और भी कई सारे लोग बोल रहे हैं। ये देखो ओके, मुझे भी ओके, नरेश जी भी, संतोष जी, राजकुमार जी। तो देखिए आज इसके प्रॉब्लम का एक समाधान बढ़िया वाला बता देता हूँ जो मेरे शब्दों में है सर, आपको समझ में आएगा तो अप्लाई कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर अपने अपने अप्लायंस से मिलिएगा। तो जिंदगी है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो रास्ते हैं। हेलो, जिंदगी है तो मुश्किलें, मुश्किल मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो समाधान है, और समाधान है तो उसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन को आपका बहुत बड़ा ड्रीम तभी अचीव कर पाएंगे मेरे भाई जिस दिन हम इस दुनिया में, इस दुनिया को छोड़ देंगे, उस दिन हमारी प्रॉब्लम खत्म होगी। यदि आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो सुबह को जगते ही, अब इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, सुबह को जगते ही जिस जिस व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम आ रही है तो सुबह को जगते ही सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छीजिए, माँ बाप के पैरों को पकड़ो और उसके बाद भगवान को नतमस्तक करो और दोनों लोगों से कहो कि भगवान मैं जिंदा हूं, तभी मेरे सामने प्रॉब्लम है, अन्यथा ये प्रॉब्लम उस दिन खत्म होंगी जिस दिन हम इस दुनिया से निकल जाएंगे। कोरोना से लाखों लोग मरे, एक XY नाम का मेरे पड़ोस में एक्सपायर हो गया, अब उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीपीसी के सामने तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है तो मैं जिंदा हूं, जिंदे ही व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम आए तो यू आर हैप्पी, आप फील करो मैं लाइव, मैं जिंदा हूं अभी। जब आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ लेना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन आप प्रॉब्लम को पैर रख दोगे तो प्रॉब्लम आपकी बहुत छोटी हो जाएगी, और उस प्रॉब्लम को सर पे रख लोगे तो आप बहुत छोटे हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम को हमेशा जूते के नीचे रखना है, और जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है सारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आप एक नया रास्ता ओपन करके उस प्रॉब्लम का रास्ता, समाधान रास्ता निकाल करके आप आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए जिंदगी में आपके पास में एक कैंगन नाम का डमरू दे दिया है। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और ये सारी चीजें, ये मोटिवेशन, ये आपका काम करने का जो इंथुसियाज्म, ये काम करने की जो ललक, ये बड़ा काम करने के लिए लोगों से टकरा जाना, लोगों से जबरदस्ती डेमोन्स्ट्रेशन करना, बातचीत करना, फालतू के लोगों से भी उनको भी कैंगन के बारे में बता देना, ऑलवेज मोटिवेटेड रहना, हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचना, हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचना, हमेशा बड़ी चीजों के बारे में सोचना, हमेशा कुछ नया करना। ये सारी चीजें आपके ब्रेन से होती हैं, आपके सोच से होती हैं, आपके विचार से होती हैं। और ये विचार कहां से आएंगे, इसके लिए मैं आपको जरूर कल
आप चाहें तो वो पूरी की पूरी पीपीटी में पूरे ग्रुप में शेयर कर दूंगा कल, आप उनको फॉलो करिए। हमेशा आपको नए नए लोग मिलते रहेंगे, चाहे वो डाउनलाइन के रूप में चाहे अपलाइन के रूप में। फर्क किससे नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है कि आप हमेशा नया क्या कर रहे हैं, आप हमेशा नया क्या सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी बातों को विराम करते हुए मैं टोटली आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जो वर्किंग है कैंगन की, वो केवल और केवल 14.5 महीने की है, 6 की। उससे पहले मेरे पास 7 सेल थी, जो मैंने फरवरी से लेकर के 2018 फरवरी में मेरी मशीन आई, उसके बाद 2 महीने तक इंस्टॉल नहीं हुई। फरवरी, मार्च, अप्रैल में मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो अप्रैल में ही वो केस लॉन्च हो गया और अक्टूबर तक मेरे ऊपर बाउंडेशन लगा दी। अक्टूबर के बाद मैं रिटायरमेंट लिया। तो उससे पहले 7 मशीन थी, वो कोई काम नहीं था, वो मैं बिल्कुल भी काम नहीं मानता हूँ इस चीज को। काम मेरा स्टार्ट हुआ है नवंबर 2018 से, और नवंबर कितना हो गया, 1 साल। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना हो गया, 15 महीने, 14.5 महीने। और मार्च में लॉकडाउन हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, ये लॉकडाउन में आपके सामने निकल गया है। लेकिन लॉकडाउन में भी दोस्तों इस कैंगन ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं 2-4 लोगों की हेल्प भी कर पाया। इस कैंगन ने इस लॉकडाउन के दौरान भी लगभग मेरा जो पे आउट आया है अराउंड लगभग 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए का मेरा जनरेट हुआ इस लॉकडाउन के दौरान भी, जो कि एक टाइम था कि ये 3.5 लाख 4 लाख रुपए मैं फॉरेन कंट्री से कमा करके लाया, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। टोटल इस 14.5 महीने की जर्नी में मुझे कैंगन ने सबसे जो बड़ी चीज दी है, वो मेरे पास आज 135 लोगों के साथ मेरे पास 20 ऐसे सोल्जर हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड, मुझसे बहुत ज्यादा ड्रीमर, मुझे बहुत ज्यादा विजनरी इस कैंगन वाटर ने दिए हैं। मैं गिनाना चाहूंगा इसमें मिस्टर शिवशंकर कौशल जी हैं, कृष्णा दत्ताचार्य मैम है जो मेरे माँ की तरह हैं, मल्होत्रा जी हैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मुकेश जी हैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मनोज वर्मा जी हैं, मनोज जी हैं, अनूप जी हैं, उसके बाद आपके अतुल जी हैं, राजेंद्र जी हैं, उसके बाद जितेंद्र मित्तल जी हैं, उसके बाद दिगंबर जी हैं। अब एक और सोल्जर, एक और मेरा बड़ा भाई अकेला, केवल मैंने मशीन इंस्टॉल करा करके कटिहार बिहार में दी। एक दिन वो भी बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है, वो भी व्यक्ति बहुत बड़ा करेगा एक दिन, सेम कैटेगरी। क्योंकि फौज में एक ड्रीम, एक टारगेट, एक गोली, एक दुश्मन, ये चीजें जो होती हैं तो वहां पर एक ही दिशा निकलती है, एक ही ऑर्डर होता है, एक ही रिजल्ट आता है। वहां पर 5 तरह की बातें नहीं होती हैं। पीपी सिंह, शाम तक ये काम फिनिश तो फिनिश, तो यस तो नौकरी, नो तो घर। तो मैंने अपने इस व्यापार को बिजनेस की तरीके से नहीं लिया मेरे दोस्तों, मैंने इस व्यापार को अपनी नौकरी की तरीके से लिया। और 14 महीने में देखिए, आप अपने जब किसी का काम नहीं हो रहा है ना, तो एक बॉस सुनिए, जो नौकरी जो कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि जब बच्चा पढ़ता है ना, तो उससे माँ बाप बोलते हैं बेटा तेरा पाला अभी किसी बॉस नाम के व्यक्ति से नहीं पड़ा। जिस समय तेरी जिंदगी में कोई बॉस नाम का एक काला व्यक्ति आएगा ना, तेरी जो शाइनिंग है ना चेहरे की, ये उड़ जाएगी, तेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। तू माँ बाप के कहने से खाना नहीं खाता, तू रातों रात काम करेगा और ये कहेगा वाह मेरे बॉस का काम है। तो बॉस नाम का जिंदगी में कोई एक व्यक्ति नहीं आना चाहिए। और यदि कैंगन में आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो एक बॉस बना लीजिए और उसको रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए ईमानदारी से, रोजाना। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने अपलायन को रोजाना अपनी रोजाना की रिपोर्ट देता है? मैं रोजाना अपने अपलायन को, बीपी पंत जी को मैं रोजाना की अपनी रिपोर्ट देता हूं, मैं उनको रोजाना शेयर करता हूं, सर आज ये हुआ वो हुआ। मैंने कभी भी मैंने अपने अपलायन को, अब मैंने अपलायन नहीं समझा, मैंने अपना बॉस समझा हमेशा। क्योंकि भाई बिजनेस में तो आप बॉस बन जाओगे ना, खुद के मालिक बन जाओगे, आप बिजनेसमैन बन जाओगे, अपने आप को धीरू भाई समझने में हमें कोई देर थोड़ी ना लगती है।
अरे ये तो मेरा बिजनेस है, मैं तो अपनी टाइम से जगूंगा, अपने टाइम से डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो संजय जी क्या कर लेंगे मेरा। संजय जी को तो मेरी वजह से ही तो आता है, भगवती जी को मेरी वजह से तो आता है। ये चीज हम सोच करके चलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक लास्ट अपने शब्दों को विराम देते हुए एक दो लास्ट बात कहना चाह रहा हूं, जो कि शायद आपके लिए जिंदगी भर के लिए काम आएंगी, शायद आपको अच्छा भी लगे और शायद इनको आप फॉलो कर पाओ। सबसे पहली बड़ी बात कि अपलायन, जिस व्यक्ति ने हमें व्यापार दिया है, जिस व्यक्ति ने हमें जिंदगी को जीने का सलीका सिखाया, जिस व्यक्ति ने हमें काम करना, जिस व्यक्ति ने हमें बड़े विजन दिखाए, कभी उस व्यक्ति को धोखा मत देना, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहे। आप ये तैयारी कर रहे हो कि आपकी आने वाली टीम आपको एक दिन धोखा देगी। कभी भी अपनी डाउनलाइन के ऊपर खर्च नहीं करना, कभी भी अपनी डाउनलाइन के ऊपर खर्च नहीं करना। खर्च करना तो अपनी अपलाइन के ऊपर खर्च करना। इसका रीजन, यदि आप अपनी अपलाइन के ऊपर खर्च करोगे तो मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है ऐसा करता है। तो आप अपनी अपलाइन के ऊपर खर्च करोगे तो आपकी डाउनलाइन देख रही है कि ये तो अपने अपलाइन के ऊपर खर्च कर रहा है, उसके सारे खर्चे उठा रहा है, उसको आया तो रूम में भी उसको रूम का भी ले रहा है, खाने का भी दे रहा है, क्योंकि आपकी अपलाइन मैक्सिमम 2 या 3 या 4 होंगी। यदि आपने अपलाइन से खर्च कराया, सर पेट्रोल का नहीं है, सर मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन का नहीं है, सर हॉल का भी नहीं है, सर 4 लोग आ गए, इनके खाने का कैसे करेंगे, तो बेटा याद रखना कल को तुम्हारी भी डाउनलाइन आने वाली है। और डाउनलाइन कितने आने वाली है? 6 में मिनिमम 100। अपलाइन के ऊपर खर्च किया आपने 500 रुपए, 4 अपलाइन के ऊपर कितने खर्च हुए आपके? 2000 रुपए। अब आपने तो अपलाइन से खर्च कराए 500 रुपए और आपकी डाउनलाइन हो गई 100 इंटू 500 कर लीजिए, आपका सारा का सारा पैसा खर्च होने वाला है। तो मैंने कभी भी अपनी डाउनलाइन पे खर्च ना करके मैंने अपने अपलाइन पे खर्च किया है। इसलिए मेरी टीम मुझे सपोर्ट करती है, इसलिए मेरी टीम मेरे हर चीज में खड़ी मेरे साथ होती है, इसलिए मैं अपनी टीम की वजह से मैं शिक्षे कर पाया हूँ, इसलिए मैं अपनी टीम की वजह से मैं बड़ा काम कर पाया हूँ, इसलिए मेरी टीम आने वाले टाइम में बहुत बड़ा करने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक गांव में एक बाबा जी रहता था और वो जब जब बारिश करता था तब तब बारिश होती थी, जब जब वो डांस करता था तब तब बारिश होती थी, जब जब वो डांस करता था बारिश होती थी। कहीं दूर के गांव में बारिश नहीं हुई, 4 6 10 लोग पहुंच गए ट्राला ट्रैक्टर लेकर के, गाड़ी बुग्गी लेकर के, गुरुजी प्रणाम, हमारे गांव में बारिश नहीं हुई, आपका बड़ा नाम है, हमारे गांव में बारिश कराओ। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगी। बोला नहीं गुरुजी आप चलो। ले गए साहब, आदर सत्कार से ले गए। गुरुजी ने डांस किया, बारिश हो गई। अब सारे के सारे लोग फिर परेशान, गुरुजी आपने ऐसा क्या किया, बारिश हो गई। तो गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने एक शब्द बोला, बेटा ये बारिश तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं लगातार डांस करता हूं, मैं कंटिन्यूअस डांस करता हूं, मैं डांस करता रहता हूं, मैं लगातार डांस करता हूं, मैं करता ही रहता हूं। मैं जब तक डांस करता हूं मैं उतना डांस करता हूं। मैं क्यों डांस करता हूं? कि जब तक बारिश ना हो जाए तब तक मैं लगातार लगातार डांस करता रहता हूं। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मशीन आए ना आए, लेकिन मैं लगातार डेमोन्स्ट्रेशन करता रहता हूं, मैं लगातार फॉलोअप करता रहता हूं, मैं लगातार लिस्ट बनाता रहता हूं, मैं लगातार अपनी टीम को सपोर्ट करता रहता हूं, मैं लगातार अपने अपलाइन को रिपोर्ट देता हूं, मैं लगातार वो सारे सिस्टम के वो सारे डिसिप्लिन वाले काम करता रहता हूं, जब तक कि मैं शिक्षे ना हो जाऊं, जब तक मैं वो डांस करता रहता हूं, जब तक कि मेरे पास मशीन ना आ जाए मैं डांस करता रहता हूं। आपको एक बड़ी बात, जो डेमोन्स्ट्रेशन दे करके आता है ना, वो फॉलोअप क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी जेब से जाता नहीं है। गया जाकर के 20 रुपए का पेट्रोल फूंका, वापस आ गया। लेकिन पीपी सिंह जाता है ना, डेमोन्स्ट्रेशन करता है, डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद
उसको 78,000 रुपए उधार दे करके आता है। कितने दे करके आता है, कोई भी मुझे बताएगा आवाज में? 78,000। 78,000 रुपीज उधार दे करके आता है। भैया मैंने तेरे को डेमोन्स्ट्रेशन किया है, तेरे ऊपर मेरे 78,000 रुपीज उधार हैं। अब मैं लैंडलॉर्ड तो हूं नहीं, मैं तो छोटा सा फौजी हूँ, 10-20 हजार रुपए मैं कमाता हूँ। अब 78,000 रुपए मैं रोजाना उधार दूंगा, 3 तो डेमो करता हूँ मैं रोजाना, तो अराउंड यदि 80,000 पकड़ ले, 8 2 16 24, 2.5 लाख रुपए उधार में रोजाना बांटूंगा और उनको मैं वापस नहीं लूंगा, तो संजय जी क्या लगता है, मैं तो फिर तो घर बार बेचना ही पड़ेगा मुझे तो। बिल्कुल। इसलिए मैं उससे फॉलो करता हूँ कि मुझे 78,000 रुपए वापस चाहिए, इसलिए तू मशीन लगा, तू मशीन लगाएगा तो मुझे 78 आएंगे, और 78 लेने के लिए मैं तेरा फॉलो करता हूँ, मैं तुझे लगातार फॉलो करूंगा। तो जब तक मशीन नहीं लगा लेगा या बेईमान नहीं हो जाएगा कि मुझे मशीन नहीं लगानी, जाओ भाग जाओ ऐसे धक्का मार करके, बेईमान नहीं हो जाएगा, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, या मशीन नहीं लगा लेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। गलती से मेरा किसी ने डेमोन्स्ट्रेशन ले लिया ना सर, वो या तो मशीन लगाता है या मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद फॉलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक किसी ने भी, देखो सबसे बढ़िया एक और एग्जांपल है सर, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लव मैरिज करी है। चलिए सर, ओके, थैंक यू। तो ये चीजें क्यों रहेंगी हमारे जीवन में, क्यों लगातार ये चीजें करते रहेंगे, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, किस तरीके से हम हमेशा ऑलवेज हम मोटिवेट रहेंगे, तो इसका मैं कल इसका प्रॉपर लास्ट तक बता रहे थे, कल मैं लास्ट तक बता रहे थे। हाँ, कल इसका जो अगला वो होगा कंक्लूडिंग जो सेशन रहेगा वो कल रहेगा। जी बिल्कुल सर, कल 9 बजे और लगभग वो 40 मिनट का सेशन रहेगा। उसमें मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगा जो आप अपनी जिंदगी का फ्यूचर मैप देख सकते हैं। आप अपनी जो पूरी नेगेटिव एनर्जी है आपके ब्रेन के अंदर, जब भी आप कुछ करते हैं तो आपके पुराने फेलियर्स हैं, पुराने कुछ आपकी चीजें गलत हो रखी हैं, उनको कैसे खत्म करना है, आप जिंदगी में हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, रैपो कैसे डेवलप करें। उसके बाद आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आईना टेक्निक कैसे यूज करें, ये सारी चीजें मैं आपको कल डेफिनेटली ये बताने वाला हूं, जिसमें टॉपिक थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि सर इसमें मेरा मानना ये है, मेरा सुझाव ये है कि क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, तो जो लोग, बहुत सारे लोग हैं आपसे इच्छुक हैं बात करने के, काफी सारों ने हैंड रेज भी किए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। एग्जैक्टली 5 मिनट बाद हम लोग फिर मिलेंगे। जो आपसे 1-on-1 बातचीत करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपके स्ट्रगल के बारे में, और जो आपका जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपकी रियली इंस्पायरिंग स्टोरी है सर। बहुत सारी गलतफहमी की वजह से मामला गड़बड़ा, मैं जानता हूं, राइट। तो इसको जो आपके जो आपसे जो सीखना चाहते हैं वो एग्जैक्टली 5 मिनट बाद, देखिए बिल्कुल हम फौजी समय के तरफ हिसाब से ये 35 हुए हैं, एग्जैक्टली 40 पे जिनको लोगों को सर से बात करनी है वो 40 पे है, नहीं तो हम कल तो मिलेंगे, राइट। ठीक है सर। जी सर 5 मिनट के बाद में, 5 मिनट का ब्रेक के बाद में कर लेते हैं उस सेशन, है ना। हाँ, जिनको भी आपसे सीधी बात करनी है वो आपसे सीधी बात कर सकता है। ठीक है सर, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया, हम लोग लंबा नहीं करना चाहते। ओके सर, आई एम एंडिंग द मीटिंग। 5 मिनट बाद मिलते हैं सर।